ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपकी क्या हो क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी करीब 19,100 के पास। बैंक निफ्टी भी फ्लैट, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। DLF के रिकॉर्ड स्तर पर कलेक्शन पहुंचने से पूरे प्रॉपर्टी सेक्टर में दिखा जोश। 1.25% चढ़ा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। आज लोढ़ा, शोभा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे दिग्गजों में भी दिखी तेजी। क्रूड में नरमी और गोल्डमैन सैक्स के अपग्रेड के बाद पिडिलाइट में फुल रफ्तार। 6% तेजी के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। गोल्डमैन सैक्स की 2725 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह। मैंगलोर केमिकल के अच्छे नतीजों के बाद पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर में दिखी तेजी। मैंगलोर केमिकल 5%, फैक्ट 10%, RCF, NFL, GNFC के साथ चंबल जैसे काउंटर्स में 5% से ज्यादा का दिखा उछाल। निफ्टी की 4 कंपनियां ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा और टाटा स्टील के कल आएंगे नंबर्स। IGL, REC समेत वायदा में शामिल 6 कंपनियों के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मार्केट की। इस समय जो एक चीज़ क्लियरली विजिबल है हर्षदा, कि मार्केट में एक ऊपरी लेवल से फिसले ज़रूर हम। कल का थोड़ा उल्टा है। कल हम लोअर लेवल से रिकवरी कर रहे थे, आज हम हायर लेवल से स्लिप हो गए। एग्जैक्ट उल्टा है कल का। लेकिन एक चीज़ है, बड़ी गिरावट भी नहीं है मार्केट में। मार्केट ने लोस प्रोटेक्ट करें अपने, ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और 19,064 का लो था, 19,099 पर हम हैं, तो लो से थोड़ा दूर हैं। ठीक है, हाई से काफ़ी दूर है, लेकिन लो से भी दूर है। और आज सुबह से एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं है, लेकिन अभी भी एडवांस डिक्लाइन मजबूत है। मतलब ज़्यादा एडवांसिंग शेयर्स हैं, कम डिक्लाइनिंग शेयर्स है। ऑब्वियसली वो गैप थोड़ा सा नैरो हुआ है, वो एक बार आएगा आपकी स्क्रीन पर। गैप थोड़ा नैरो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो गैप जो है वो बना हुआ है एडवांसेस के फेवर में। तो ये एक अच्छी चीज़ है आज के ट्रेड के लिए। तो इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ 1:1 के आसपास, लेकिन हेल्दी मार्केट ब्रेथ है, क्योंकि दिन भर दरअसल हमने ज्यादा तेजी वाले स्टॉक्स देखे, क्योंकि शायद मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया। गुड आफ्टरनून अनुज, ऐसे में फिर आज की क्लोजिंग की रणनीति क्या बनेगी? क्योंकि लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम धीरे धीरे करके हायर एंड निफ्टी का जो है उसको और बेहतर कर रहे हैं। कल 19,158 था, आज हमने 19,200 के लेवल दिखाए। उससे पहले हम अब 100 से हल्के से नीचे थे, लेकिन 19,000 और 19,200 के बीच में वो हायर एंड का दायरा है। तो क्या उसी के मद्देनजर क्लोजिंग की रणनीति बनेगी? देखिए हर्षदा, मैं एक सिंपल चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या कहता है। आज का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है आपको? आज का हाई देख लीजिए और आज का लो देख लीजिए। आज का लो कल के लो से करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। और 18,940 था कल का लो, आज हम 19,064 के आसपास हैं। और आज का हाई भी कल के हाई से ज़्यादा। ऑब्वियसली वो आज का हाई ज़्यादा है क्योंकि आज बड़ा गैप अप हुआ, 100 पॉइंट का गैप अप हुआ, वो टिक नहीं पाया। लेकिन 19,233 का एक हाई लगाया आज मार्केट ने। और उस हिसाब से अब एक चीज़ बहुत सिंपल हो गई है। अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो बन जाता है करीब 19,040, 19,050, 19,040, जो आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन था, वहाँ पर अब आपका एक स्टॉप लॉस बन गया। और अगर आप कोई भी फ्रेश लॉन्ग ले रहे हैं तो गिरावट में खरीदारी करिए और 19,040 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए मार्केट में। मार्केट में अब तक जब तक ब्रेड ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से मार्केट ठीक रहेगा। एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप आज और कल मार्केट में कुछ ज़्यादा हरकत ना करें, एक बार वो फेड वाला इवेंट आउट द वे हो जाने दें। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, फेड का इवेंट हो जाएगा ना, उसके बाद चाहे आपको गैप अप मिले या गैप डाउन मिले, मार्केट आपको बड़ी ट्रेड देगा। इस बार की जो फेड की मीटिंग है ना, उसके बाद आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी, अप साइड में, डाउन साइड में, दोनों साइड में। तो उसका वेट कर लें। गैप की डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड मिलेगी उस दिन, लेकिन अच्छी ट्रेड मिलेगी उस दिन भी, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो उस रेंज को प्ले करें। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज एक चीज की बहुत क्लियरली 200 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट कर दिया। सुबह सुबह खुलते ही बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो लेवल 43,150 टू 43,200, अब वो आपका रेजिस्टेंस है। उसको अगर आपने क्रॉस कर लिया
तो एक लॉन्ग बनेगा, वरना बैंक निफ्टी हायर लेवल पर इसी तरीके से स्लिप करता रहेगा। वो सेल ऑन रैली इंडेक्स रहा है बैंक निफ्टी पोजिशनली, वो मुझे लग रहा है कि जब तक आप 200 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम ना कर ले, थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला रहेगा यहाँ पर। तो लेवल्स देखने होंगे निफ्टी बैंक में कितनी और स्ट्रेंथ और कितना समय लगाता है, वरना ओवरऑल निफ्टी के साइंस तो बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस बीच आईओसी के नतीजे आ गए हैं, मुनाफा उम्मीद से बेहतर आया है। इनफैक्ट मार्जिन्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। आय का फिगर 1.8 लाख करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा का अनुमान था। इबिट्टा हल्का सा मिस है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर एक बीट जरूर देखने को मिला है। इससे पहले हम बीपीसीएल के नतीजे देख चुके हैं, वो स्टॉक 0.5% ऊपर। आईओसी आपके सामने, याद रहे कि जीआरएम्स बीपीसीएल के काफी शानदार थे, तो आईओसी जीआरएम्स के फ्रंट पर क्या पोस्ट करता है उस फिगर का इंतजार रहेगा। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षिता। इन दिस स्पेसिफिक जो कमेंट्री है वो अनुज कर चुके हैं। मैं कुछ स्टॉक्स को इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे जो कि स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, स्टेबल लग रहे हैं इस रेंज बाउंड मार्केट में। अनुज, गुड आफ्टरनून। पहला मैं लूँगा एफएमसीजी स्पेस से कोलगेट, आपकी स्क्रीन पे 2088 पे। हर्षिता, स्ट्रॉन्ग स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे 2088 पे, और ये अपनी आप समझ लीजिएगा कि पूरी लास्ट वीक ऑफ जुलाई से लेके अब तक की जो चैनल थी, जो हायर लेवल्स पे परसिस्ट कर रही थी, उसके पिछले 3 हाइस को क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ एट 2088 यहाँ पे करीब 25,000 शेयर का एडिशन हुआ है। मेरी बात करते करते इस वक्त करीब 2089 पर ट्रेड कर रहा है, इस पर नजर रखेंगे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, एक एज पे, फ्लैग के एज पे ट्रेड करता हुआ। आज पीएफसी आरईसी का कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिएक्ट भी कर रहा है, और आपकी स्क्रीन पे एक बार मैं आरईसी पीएफसी रखना दोनों चाहूँगा। हालांकि मेरी चॉइस इस वक्त पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। 246 डे हाई पर मैंने करीब करीब अब से 20 मिनट पर ये स्टॉक मार्क भी किया था, मतलब अपने लिए, और उसके बाद मूव भी काफ़ी अच्छा चुका है। अभी करीब 246.65 पे ट्रेड करता हुआ। ओआई बिल्डअप ह्यूज, और इनफैक्ट मैंने, हालांकि डिफरेंट स्पेस है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी 246.60 पे ट्रेड करता हुआ, और 246.65 पे इस वक्त मेरी स्क्रीन पे प्राइस है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न। और तीसरा स्टॉक में रखना चाहूँगा यहाँ पे एसबीआई लाइफ। आज सुबह भी इस स्टॉक पे और स्ट्रक्चर पे बात हो रही थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल डिफरेंट अपने पिछले बिहेवियर से, करीब करीब 1363 पे ट्रेड करता हुआ। ये मोर और लेस अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी होगी हर्षिता, और बस एक एज है, और वो है करीब करीब 1370 का, जिसको पार करना है। अदरवाइज आप ओआई एडिशंस को देखिए, करीब करीब 0.7% का बिल्डअप है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आई मीन तीनों स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पैटर्न थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा रुझान इसमें भी बहुत तेजी का है। और चौथा स्टॉक जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है रियल स्टेट स्पेस से। हालांकि सुबह काफ़ी बात भी हुई इस पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब करीब 1660 पे ट्रेड करता हुआ। आज और कल में इसने एग्जैक्टली अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, 2% का बिल्डअप। सेटअप इन 4 स्टॉक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग हर्षिता। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपके लिए हाईलाइट किए गए हैं। चलिए आपके लिए कुछ और काउंटर्स जो ट्रेंड कर रहे हैं आज, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। थोड़ा सा मंदी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि हल्के नेगेटिव नोट पर मार्केट ट्रेड करता हुआ। एमएनएम लगातार तीसरा सत्र है जहां पर प्रेशर बन रहा है। आज 2% का नुकसान। आज आयशा मोटर्स में बिकवाली, ओएनजीसी और सन फार्मा के नंबर से पहले हम देख रहे हैं करेक्शन थोड़ा सा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और पॉकेट ऑफ वीकनेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है मंदी है। सीमेंस स्टॉक इनफैक्ट इंट्राडे में 5% टूटा था, अब 3% नीचे। जेएसपीएल, चोला इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर्स में दबाव। गेल नेगेटिव से अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। यहाँ पर मेरे ख्याल में गेल के नंबर्स भी आ रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर आएंगे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन एक बहुत बड़ा प्ले है। टाइटन पिछले 10 मिनटों में बहुत चाल को मजबूत कर रहा है, 2.25% का इजाफा। पिडिलाइट आज का आउट परफॉर्मर गोल्डमैन की रिपोर्ट के बाद, और सिटी यूनियन बैंक भी 3-3.5% के गेन्स पर इस समय कर रहा है कारोबार। यह है फिलहाल आपके लिए अब तक का हाल स्टॉक्स का। अच्छा, गेल जो हम मेंशन कर रहे थे, जो नेगेटिव से आया है पॉजिटिव में, उसकी वजह है कंपनी के नतीजे। आय देखिए 31,807 करोड़ के आसपास, जहां पर अनुमान 33,887 का था, तो वो एक मिस है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर कंपनी ने किया है डिलीवर। 2405 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, अनुमान 1734 करोड़ का था। तो मुनाफे के फ्रंट पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का आया है। कुछ और डिटेल्स आना बाकी है। इबिट्टा लेवल भी देखेंगे तो ये भी एक बड़ा बीट है।
492 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पेश किया है, जहां पर 2450 करोड़ का अनुमान था। मुनाफे एबिटा में हमने देखी अच्छी खासी स्ट्रेंथ। अब आगे देखेंगे कि मार्जिन और वॉल्यूम की स्थिति इस कंपनी के लिए कैसी उभर कर आई है। ये गेल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर होते हुए फ्लैश। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स के लिए हम बात करेंगे आज विलियम ओनील के मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, श्रीकांत चौहान और रुचित जैन। 2:20 पर बोर्ड रूम्स का सीजन है तो स्पंदना स्फूर्ति के एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना से होगी बातचीत। 2:30 बजे पिडिलाइट पर और साथ ही साथ सीमेंस रेडार पर रहेंगे, जहां पर बड़ा एक्शन आज बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा ऑटो बिक्री के आंकड़ों से क्या उम्मीद की जाए, उस पर भी बातचीत होगी। कल आने वाले नतीजों में हीरो मोटोकॉर्प, सनफार्मा, टाटा स्टील, ब्रिटानिया की बारी है। इस पर भी एक प्रीव्यू आपके लिए हमारी टीम लेकर आएगी। साथ ही 250 मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पीएमएस फंड मैनेजर अमित गुप्ता जुड़ेंगे। फिर डीलिंग रूम का चेक होगा 3 बजे के आसपास। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स हर रोज की तरह बीच में आपके लिए लेकर आएंगे 4 का चौका भी। ओके चलिए फिर अब अपने जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और एक एक कर सारी कॉल्स लेते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, मुझे लगता है जो पसंद है वो है एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पर काफी अच्छी जगह अच्छी है। 200 मूविंग एवरेज 4 दिन से वहीं पर से बाउंस हो रहा है और ट्रेड कर रहा है 619 के आसपास। टारगेट होगा 630, टॉप होगा 615 का। तो दिस व्हाट शुड बी फेवर में है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ एक बढ़िया ट्रेड साबित हुआ है आज दिन भर तेजी में और अभी भी मौका खरीदारी का ही। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी आशा जी, अनुज जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे मुझे ब्रिटानिया में काफी वीकनेस नजर आ रही है। मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन हुआ है और ये शायद कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरा शॉर्ट ट्रेड होगा ब्रिटानिया पे। मेरा स्टॉप लॉस होगा 4465, 4465 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 4360, 4360 तक के देख रहा हूँ। ओके, ब्रिटानिया पे सेल है आज। विद इन द एफएमसीजी अगर आप देखें डिफरेंट स्विंग्स हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत वीक है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने कल ही 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। कल 50 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिए थे। आज फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने रिगेन कर लिए हैं। आई थिंक पिछले हाइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 452, 452 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 472, 472 के टारगेट रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 460 वाला कॉल ऑप्शन, 460 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। प्लीज गो अहेड मानस। 460 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। वहां पर 16 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी सेट करिए। ओके चलिए, ये इस समय की कॉल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, एचसीएल टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी आज। प्योरली डेटा के बेस पे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव हम नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो 4% का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है और 1270 के कॉल राइटर्स जो है वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्टअप, साथ में कॉल राइटर्स की पोजीशंस अनवाइंड होना, ये कॉम्बिनेशन यूजुअली काफी बुलिश रहता है। और टेक्निकली भी देखेंगे तो सभी टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ये स्टॉक में मोमेंटम रीडिंग्स पॉजिटिव है। सो एचसीएल टेक करंट लेवल्स पे 1255 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी 1320 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एचसीएल टेक में एक अच्छी खासी तेजी की पोजीशन ली जा सकती है, 1320 का टारगेट। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? आफ्टरनून हर्षद, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक मार्केट का एक फोकस हो गया है मोर लार्ज कैप्स एंड वेरी वेरी सिलेक्टिव ऑन मिड कैप्स। वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम अप्रोच और हमारी जो एक बाय वॉच लिस्ट है, क्योंकि हमें लगता है जो लास्ट 3 दिनों में एक्शन हुआ है और जो इंटरमिटेंट बॉटम टूटा नहीं है, शायद मार्केट आज रैली अटेम्प्ट में निकल जाएगा एज पर आवर मेथोडोलॉजी। और अगर ये होता है तो शायद अगर निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मूव दे तो लार्ज कैप्स अच्छा मूव दे सकती है। हैविंग सेड दैट, हमें लगता है आई थिंक मारुति के जो नंबर्स आए थे वो काफी शानदार थे। प्रोडक्ट मिक्स, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ और जो मार्जिन्स में एक सुधार देखा जा सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक, ये अर्निंग्स को अच्छा खासा बूस्ट देगा। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक विद इन द ऑटो स्पेस इटसेल्फ जो फुटफॉल्स है
जो अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस है और जो दिक्कतें हुई थी इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, सेमीकंडक्टर इश्यूज, all these issues are largely behind, even including the expectations for royalty payments, और जो एक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी उभर के आ सकती है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट दायरा हो सकता है मारुति के नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ का, एज वेल एज टेकिंग द लीडरशिप पोजीशन एंड मार्केट शेयर बैक इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स with its product suite, both ICVs as well as EVs. I think मारुति हमारे बाय वॉच लिस्ट पे रहेगा। ओके, मारुति आपका प्रेफर्ड कॉल है। यहाँ पे टेक्निकल जो कॉल्स है वो पूरी हो चुकी है। फंडामेंटल कॉल्स मारुति है। पोस्ट नंबर्स आपका ये एक एनालिसिस था मयूरेश जी। अच्छा, अगर हम लास्ट वीक के लो को और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बहुत रीजनेबल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर बेस मान के चलें, और दूसरी बात अगर ये जोड़ दें कि ये नवंबर की सीरीज़ का आगाज़ है, आई मीन हार्डली इट्स थर्ड सेशन, पुल बैक ट्रेड्स को कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। आई होप प्रशांत आपने पूरी की पूरी रोल ओवर शीट्स को पढ़ा भी होगा। एक बार ज़रा फोकस कीजिएगा डालमिया भारत पे। ये मतलब लास्ट अगस्त 2022 से अब तक कभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा है। आज एग्जैक्टली वहीं से पुल बैक दिया शुक्रवार और सोमवार के फॉल के बाद। आपका व्यू डालमिया भारत पे और इसके पुल बैक पे? वीरू जी, इनफैक्ट काफी अच्छे से मेरे हिसाब से इसको अपने ट्रैक किया है। ये 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक करके स्ट्रेट अंदर आया। इनफैक्ट आज के जो वॉल्यूम्स है वो पिछले 5 दिनों में बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इसको एक बेयर ट्रैप मानूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक एक अच्छी अपमूव के लिए तैयार हो चुका है। हम यहाँ से कंफर्टेबली 2160 2165 के टारगेट रख सकते हैं, और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 2060 2060 के इर्द गिर्द आप स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली एक पुल बैक भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा बाय ट्रेड बन जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बाय ट्रेड बनता हुआ दालमिया भारत। लेकिन आपके सामने इनफैक्ट कंजम्पशन थीम की दो बड़ी स्टोरीज सामने रखते हैं, टाटा ग्रुप से ही जुड़ी हुई हैं ये। एक तरफ टाइटन, दूसरी तरफ ट्रेंट। और ट्रेंट एक स्टॉक है जिस पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा पहले की है। इसका ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पीरियड देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से स्टॉक ने इनफैक्ट परफॉर्म किया है। लेकिन साथ ही साथ टाइटन के लिए एकदम सही समय है तेज़ी दिखाने का। स्टॉक आज आउट परफॉर्म करता हुआ पिछले आधे घंटे में इसकी चाल बेहद मजबूत हो गई है, और अब यहाँ से आगे ऑफ कोर्स वो सीजन की शुरुआत होगी, क्योंकि अगले हफ्ते धनतेरस, उसके बाद दिवाली, और हम फिर उतरेंगे पूरे वेडिंग सीजन में। तो ये दोनों काउंटर्स अगर आप देखें एक बहुत मजबूत मिसाल कंजम्पशन डिमांड की दिखा रहे हैं। अनुज, अब सवाल यही है कि ट्रेंड में लोग कहते हैं कि शायद वी सीन द लार्जर पार्ट ऑफ द रैली, लेकिन वो स्टॉक और भी ऊपर चलते रहता है। टाइटन के केस में स्थिति कैसी बनती दिखाई देती? बिल्कुल, और ये दोनों हमारी स्पॉटलाइट में भी थे आज तक। ट्रेंड तो कल ही था इनफैक्ट हमारी स्पॉटलाइट में। ट्रेंड का तो मैं जैसे कह रहा हूँ, इसका नाम ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसमें ना एक चीज़ जो आप जोड़ दीजिए, एक कॉन्सेप्ट जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। अगर आप रिटेल सेगमेंट देखें, आप ट्रेंड को कंपेयर करिए फॉर एग्जांपल, हालांकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी अब ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स है नहीं। ट्रेंड को अगर आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, या तो आप कंपेयर करें शॉपर स्टॉप से, या आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल डीमार्ट से, क्योंकि वो भी एक तरीके का चलिए कंजम्पशन टाइप का स्टॉक है, तो उसमें आप चीज़ नोटिस करेंगे पिछले 2 क्वार्टर से ट्रेंड के नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, मैं नॉर्मली ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ कि जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, प्रीव्यू रिपोर्ट्स आती हैं, वो पढ़ता हूँ मैं नॉर्मली। ये देखिए कंपैरिजन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसमें मैं देखता हूँ आउटलायर्स कौन से होंगे, और उन आउटलायर्स में पिछले क्वार्टर में भी ट्रेंड का नाम था, इस क्वार्टर में भी ट्रेंड का नाम है। तो इसके लिए ये क्लियरली ये तो स्ट्रेंथ हो गई। टाइटन का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइटन के केस में मेरे ख्याल से टाइटन की फ्रेश वाली जो री रेटिंग हुई थी वो उस दिन शुरू हुई थी जब इन्होंने कैरेट लेन में वो बाकी का एक्विजिशन किया था, और आई थिंक वो एक तरीके से आपको बता रहा है कि अब टाइटन का जो अगला री रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ऑनलाइन सेल्स। मतलब ज्वेलरी में नॉर्मली ऑनलाइन सेल्स इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आप नॉर्मली जाके फील करना चाहते हैं, कोई गहना देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो कैरेट लेन ने यहाँ अच्छा करा है कि जो लोग या तो उस ट्रस्ट फैक्टर पे सही ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, और वो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू आपकी सेविंग्स ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से ये टाइटन की जो री रेटिंग है उसकी वजह से आ रही है। टाइटन के केस में मैं एक चीज़ जो है, हमेशा ये एक आर्ग्यूमेंट रहती है कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो टाइटन क्या आउट परफॉर्म करता है, अंडर परफॉर्म करता है। मैंने हमेशा देखा है कि लॉजिकली टाइटन को अंडर परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन टाइटन करता आउट परफॉर्म है, क्योंकि गोल्ड के रेट जब बढ़ने लगते हैं तो लोगों को एक इन जनरल लगने लगता है कि मुझे लेना चाहिए। और ऑब्वियसली टाइटन का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है ज्वेलरी में वो मार्कअप कॉस्ट से आता है,
क्योंकि मार्केट कॉस्ट इनकी सबसे ज़्यादा है। तो ये एक रीज़न है। प्लस जैसा आपने बोला कि अब धनतेरस, दिवाली, ये तो एकदम वाकई में टाइटन है ये। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक जो है इट कीप्स मेकिंग न्यू हाइज, मतलब मेरे ख्याल से करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। अर्निंग सीजन तक मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने न्यू ऑल टाइम हाइस पे होगा। जी हाँ, एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। मयूरेश, आप फंडामेंटली किसे प्रेफर करेंगे? हालांकि ये बात वही हुई, एक एप्पल है, एक गोल्डन एप्पल है और दूसरा एक बहुत ही शानदार ऑरेंज है, लेकिन फंडामेंटल वाइज और अर्निंग्स में क्या डिलीवर होगा कंपनियों की तरफ से, आपका बेट किस पर रहेगा? अच्छी लग रही है एंड दे कैन बी पोर्टफोलियो स्टॉक्स एंड आई कंप्लीटली एग्री विद अनुज। ट्रेंड के केस में आप देखें जो ज़ारा है एक मनी स्पिनर है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, बट इनके जो ज़ूडियो स्टोर्स हैं दे ऑफर क्लोथ्स एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट, और जैसे इनके स्टोर प्रेजेंस बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ प्राइवेट लेबल्स आर डिसेंट, बैलेंस शीट में जो लेवरेज है वो काफी नेग्लिजिबल है, और इसके लिए जो अर्निंग्स ग्रोथ है that should improve quite significantly. Yes, valuations definitely महंगे साइड पे है, बट मुझे लगता है कि जो एक ट्रैक्शन है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज दोनों के केस में, टाइटन हुआ या ट्रेंड, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। टाइटन के केस में ऑब्वियसली आई थिंक जो 2-3 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट अनुज सेड, एक आई थिंक जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए हैं, हॉल मार्किंग एज एन एग्जांपल, 2 लाख के ऊपर पैन कार्ड्स हैव बिकम वेरी वेरी कंपल्सरी एट दिस जंक्चर, और जितनी अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है आज के तारीख में लगभग 65-70% दैट शुड कम डाउन क्वाइट ड्रास्टिकली विद ऑल दीज मूव्स टेकन, यानी 50% के आसपास अगर ऑर्गेनाइज का शेयर बढ़ता है, विद टाइटन बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट, कहीं ना कहीं आई थिंक एक डायरेक्ट बेनिफिट टाइटन को मिल जाएगा। दूसरा आप देखें वेडिंग सीजन की हम जो बात कर रहे हैं अगले 3 या 6 महीनों की, जो एक ह्यूमंगस वेडिंग सीजन है, 4 लाख करोड़ के आसपास जो एक्सपेंडिंग हो सकती है वेडिंग ज्वेलरी में, टाइटन इज गेटिंग बिग टाइम। आई थिंक ये थोड़ी लैग कर रही थी पिछले कई वर्षों में, बट विद देम गेटिंग इनटू वेडिंग ज्वेलरी बिग टाइम, और जो मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे वेडिंग ज्वेलरी और स्टडेड पोर्शन में, मार्जिन्स डेफिनेटली हाई होते हैं। ऑब्वियसली वॉचेस और प्रेसिशन आई वेयर, आई थिंक दैट ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल कंसोल नंबर्स। तो जो पूरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थीम है भारतवर्ष के अगले 5 से 10 वर्षों में, दे आर द एब्सोल्यूट प्रॉक्सीज, तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक दे आर मस्ट हैव इफ यू हैव देम इन योर पोर्टफोलियो। ओके, एक बार अब जरा लेकर आइए जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक। एकदम से इसमें पंख लगे, 5% से ऊपर ये स्टॉक। अब इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि कल जो सैट का एक डिसीजन आया जो सेबी के अगेंस्ट गया। अब बड़ा सवाल ये है कि अब सेबी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको वो स्टडी करना होगा, उसको शायद सैट में दोबारा वो फाइल करेंगे इस अपील को अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन स्टॉक का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि एक ये अजम्पशन ये थी कि अगर तो वो नहीं आता फेवर में तो शायद ज़्यादा पॉजिटिव होता जी के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि एक शायद एक अनसर्टेनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। एनीवे, मयूरेश, गुड आफ्टरनून। जी पर क्या व्यू है इस समय? I think, as you rightly pointed out, Anuj ji, it is still a transition period, मैं मानता हूँ, क्योंकि I think एक overhang अभी भी बना हुआ है of what SAT can probably do. Does it go to the higher courts, और अगर higher courts में जाता है, higher authorities के पास जाता है, तो वहाँ से निर्णय क्या निकल के आता है? But a large part of the street probably believes that the worst is probably over. I think जो एक synergies और dynamics है, ये शायद meaningfully play out हो in a positive traction, irrespective who stays at the top. तो मेरे हिसाब से I think ये एक व्यू स्ट्रीट का है, बट एक ओवरहैंग अभी भी बना हुआ रहेगा in terms of what further action will be taken. And a large part of the price move, in my opinion, अभी हो चुका है. I think next steps के लिए I think अभी मार्केट राह देखना चाहिए. ओके, जी पे ये बात हुई थी कि करीब 262-75 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कुछ देर पहले हमने डालमिया भारत छेड़ा था। सुबह मैं एक बार गया रीड करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट को, लेकिन वो मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद कोलैप्स हो गया, एक फर्म ओपनिंग के बाद कोलैप्स हो गया। बट अब इस वक्त 84-40 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है और बहुत कॉन्फिडेंस से ये मानस। हालांकि मैं इस वक्त कोलगेट बात करना चाह रहा था, लेकिन इंट्राडे में ब्रेकआउट एक बार आ रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में, स्पेशली क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से, अगले 20-25 मिनटों के प्रोस्पेक्टिव से 8439 पर ये इंट्राडे ब्रेकआउट, ये डे रिवर्सल, मतलब सुबह एक कमजोर ट्रैजेक्टरी से ऊपर आना, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट को? देखिए, आज मॉर्निंग में सबसे पहला मैंने रिकमेंडेशन अल्ट्राटेक पे ही दिया था। 8300 का स्टॉप लॉस था,
और गिरावट पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। कल के पैटर्न काफी स्ट्रांग थे वीरेंद्र जी, और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि करंट लेवल से भी करीब 250 से 300 रुपए का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो टारगेट मैंने मॉर्निंग में मेंशन किए थे 8600 के, वही अभी मैं इंटैक्ट करूंगा। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज करके 8375 कर लेना चाहिए। जी हाँ, मोमेंटम आ रहा है कुछ स्टॉक्स में, बिग टिकट साइजेस में। और मैं जैसा कि ओपनिंग में बात कर रहा था, कोलगेट पर नज़र रखिए, एक टिपिकल फ्लैग आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 5 महीने की प्राइस की रीडिंग करें तो वो है। और इंट्राडे में भी जब हम 2 बजे बात कर रहे थे उस वक्त प्राइस था करीब 2089, अभी करीब 2098 का एक हाई लगा के आया। रुचित, आपकी राय? जरा ओ एडिशंस को देखिए, करीब ओ एडिशंस भी अच्छे हैं इसके, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। कोई लॉन्ग व्यू लेंगे आप कोलगेट में? इस वक्त करीब 28,000 शेयर जुड़े हैं। यस, ब्रॉडली एक अच्छा ट्रेंड हमने स्टॉक में देखा है कि जहाँ पे रिलेटिवली इसने रीसेंट जो मार्केट करेक्शन रहा है उसमें एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा है। तो 2000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ऑप्शंस में भी देखेंगे तो 2100 के कॉल में अच्छी खासी बाइंग वहां पे दिख रही है। लगभग 51,000 का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन वहां पे 2100 के कॉल ऑप्शन में हुआ है। सो यहाँ से आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम नियर टर्म में एक्सपेक्ट करके 2150 2160 तक के लेवल्स मे बी नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 2050 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे 2160 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा, अब एक और स्टॉक लेकर आइए। और गाबा सर, आपसे भी लूँगा इस पर, आपका फेवरेट स्टॉक भी है ये, सन टीवी का एक बार चार्ट लेकर आइए जरा। सन टीवी, आपको याद होगा पिछले पूरी सीरीज़ में हमने स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी अप्रोच की थी। उसके बाद स्टॉक में एक करेक्शन आया एक्चुअली, और सिग्निफिकेंट करेक्शन आया अपने हाई से करीब 665 का हाई लगाकर ये स्टॉक, हाँ 665 तक का हाई लगाकर 617 618 तक करेक्ट हुआ। गाबा सर, क्या फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है यहाँ पर? एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है इसने। बिल्कुल, और अच्छा स्पॉट किया है आपने, अच्छी जगह से, सेटअप बढ़िया है और जो पैटर्न बना हुआ वो भी बढ़िया है। सन टीवी का ट्रेड कर रहा है 639.65, लेने की जगह अच्छी है, लेना चाहिए। 630 का स्टॉप लगाना चाहिए बस, और मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए 655 660, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए सन टीवी। तो एक ट्रेडिंग बैट बनता है बिल्कुल सन टीवी, सेटअप बढ़िया है। ओके, सन टीवी सेटअप बढ़िया है। सेटअप काफ़ी स्टॉक्स में अच्छे लग रहे हैं इस समय। जेके सीमेंट अब इस समय डे हाई पर, तो अच्छा मूव वहाँ पर। उसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब्स, काफ़ी समय के बाद डॉक्टर लाल में एक अच्छा मूव इस समय आपको विजिबल है। मानस, डॉक्टर लाल क्या व्यू होगा यहाँ पर? देखिए, चार्ट पे तो अच्छा लग रहा है। करंट लेवल से आई थिंक एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 4 दिन पहले स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, और स्टॉक तैयार है 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करने के लिए। आई थिंक 2500 रुपए के टारगेट सेट करिए। लाल पैथलैब में करंट लेवल्स पे एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2380 के नीचे रहेंगे, और 2500 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। आपके लिए 2500 की तरफ बढ़ता हुआ डॉक्टर लाल। अच्छा, एमसीएक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। करीब 2.5% ऊपर, 0.5% का मूव ये फिर जोड़ने लगा है अपने फेवर में पिछले 10-15 मिनटों में। स्टॉक ने आज ऑफकोर्स 2363 तक की ऊंचाई छुई थी, उसके बाद अब 2335 पर कर रहा है कारोबार। लेकिन मानस, ये पोजीशन कैसे है? अगर आप वायदे बाजार का डेटा देखेंगे तो वहां पर जाहिर तौर पर लॉन्ग ऐड हुए हैं, और ज़्यादातर समय दरअसल अक्टूबर के महीने में यहाँ पर तेज़ी के ट्रेड्स देखने को मिले हैं। नियरली जो 14% का इजाफा इसने अपने नाम किया है। तो देखिए, स्टॉक ने मेरे ख्याल से अभी 2 हफ्ते पहले ही एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था चार्ट्स पे, जब स्टॉक ने 2220 का लेवल ब्रीच किया था, माफ करिएगा 2160 का लेवल ब्रीच किया था। तो उसके बाद स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है हाई लेवल्स पे, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आज के पैटर्न को देख के ये कंफर्म हो जाता है कि शायद ये फ्लैग पैटर्न का जो कंसोलिडेशन है ये कंप्लीट हो रहा है, और अब यहाँ से आपको 200 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 2550 के टारगेट के लिए एमसीएक्स पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस 2250 के रहेंगे। ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि ये जो NCLAT में जो मामला फंसा हुआ था, वो NCLT वाला ऑर्डर जो जी सोनी मर्जर का NCLAT में पहुंच गया था, कहीं वहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वही क्योंकि आज उसकी हियरिंग होने वाली थी 31 अक्टूबर को। आज उसकी हियरिंग होने वाली थी, तो वो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वहीं से कुछ ना कुछ या तो हिंट मिला होगा लोगों को, या कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग, अगर वो हट जाएगा तो इसके लिए तो खैर एनीवे देखते हैं। ये उसकी एंटिसिपेशन में
शायद इस तरीके से ये स्टॉक भाग रहा है, ये एक कारण हो सकता है मेरे ख्याल से। खैर एनीवे उस पर बात करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, स्पंदना स्फूर्ति की बात करते हैं। दूसरी तिमाही के नंबर्स अच्छे रहे हैं, NII 85% बढ़ा है तो मुनाफे में दोगुने का उछाल आया है। NIM के साथ NPA में भी सुधार हुआ है इस बार के नतीजे, और आगे ग्रोथ पर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के MD एंड CEO शलभ सक्सेना। शलभ जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंबर्स आपके अच्छे रहे, लेकिन कुछ हद तक मार्केट को शायद ये एंटिसिपेशन था कि आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। यहाँ से क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी NII, नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। जहाँ तक कि फाइनेंशियल्स, कोर फाइनेंशियल्स का सवाल है, चाहे वो यील्ड हो, चाहे वो निम्स हो, एंड द आउटकम विच इज द ROAs एक्सेट्रा, आई थिंक वी आर रीजनेबली स्टेबल नाउ। आई थिंक कोई सरप्राइजेज ऑन ईदर द निम्स या यील्ड आना नहीं चाहिए। सो ये as far as the core financials are concerned, ये metric will hold for the next 2 to 3 quarters. On the business side, जहाँ तक जैसा कि आपको पता है, हमने मार्केट को गाइड भी किया था, ये साल हम एंड करेंगे 12,000 करोड़ के पोर्टफोलियो पे। हम वी आर इन द नेबरहुड ऑफ 10,000, वी आर 9,784। सो 2 क्वार्टर हैं जो बड़े क्वार्टर हैं। हम लोग वी आर रीजनेबली, आई कैन से दिस विद रीजनेबल श्योरिटी कि हम 2 क्वार्टर में 12,000 हम ठीक ठाक कॉन्फिडेंस है कि हम वील काइंड ऑफ टिप ओवर। ओके शलभ जी, एग्जैक्टली मैं उसी पे आने वाला था। वो टिप्पणी आप कर ही चुके हैं कि 12,000 करोड़ रुपये बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप पूरा कर लेंगे। सर ये ग्रोथ एग्जैक्टली आएगी कहाँ? क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत सारी स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, UP में आपने मार्केट शेयर कुछ लूज़ किया था। अभी आपको क्या लग रहा है, इन स्टेट्स में थोड़ा बिजनेस और कैप्चर कर पाएंगे आप? यहीं से ग्रोथ आएगी? देखिए, ये जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है, ये क्रेडिट हंग्री सेगमेंट है। यहाँ पर आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, क्योंकि ये डील करता है रूरल इंडिया को। क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वी प्रोवाइड द लास्ट माइल डिलीवरी, इसीलिए ये इट हैज लेस टू डू विद द डिमांड, मोर टू डू विद द क्वालिटी ऑफ हाउ यू अप्रेज द कस्टमर। जहां तक अगर आपके कंट्रोल्स और सुपरविजन ऑन द एक्टिविटी आर इन प्लेस, आप यू कैन बी रीजनेबली अश्योर्ड कि जहां तक की पोर्टफोलियो क्वालिटी है, इट विल बी मेंटेन। अब जहां तक कि आपकी स्पेसिफिक स्टेट्स की बात है, देखिए डिमांड सारी जगह है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो। हमने 7 फोकस स्टेट्स आइडेंटिफाई करी थी आज से 1.5 साल पहले। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। 6 स्टेट नॉर्थ में, एक तमिलनाडु है जहां पे हमारा मार्केट शेयर बहुत कम था। वहां पर हम ग्रो करेंगे ठीक ठाक लेवल पे। हमारा कस्टमर एक्विजिशन फोकस है एज अ एंटरप्राइज। अगर आप रिजल्ट देखें हमारे Q2 के, हमने 3.5 लाख नए कस्टमर्स लेके आए हैं हम, जहां जिससे हमारा टोटल बोरोवर बेस 2.7 मिलियन, 27 लाख हम पहुंच गए हैं। हम इसी रेट पर हम चलते रहेंगे। आज भी डिमांड है, और मैं अगर आपको आपके क्वेश्चन को थोड़ी अलग तरीके से भी आंसर करूं, तो हमारा जो कस्टमर बेस है 27 लाख का, उसमें 35% कस्टमर ऐसा है जिसका सिर्फ हमारे से रिलेशन है, माने इट्स एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद अस और अ सिंगुलर रिलेशनशिप विद अस। देयर आर अनदर 35% बेस विच हैज अ रिलेशनशिप विद अस एंड वन मोर। तो इससे क्या होता है कि वो कस्टमर अपना डिमांड की पूर्ति करने के लिए वो हमारे पास आते रहेंगे। सो देयर इज अ गुड चंक विच विल काइंड ऑफ रोल ओवर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हु विल कीप ऑन कमिंग बैक once their loans get terminated or they are near termination. So ये ओवरऑल डिमांड में कभी प्रॉब्लम आती नहीं है। खाली आप किस तरह से, हाउ cautious you are while disbursing and while picking up the customer is very critical, which we have trained our people to kind of ensure कि वो हम सही कस्टमर को हमारे पोर्टफोलियो में लेके आए। ओके एक और चीज़ विजिबल है इस नंबर में आपके की रेशियोज में कि आप अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कम रखने में सक्षम रहे हैं, और पूरा NBFC, पूरा बैंकिंग स्पेस इस बार NIMs को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा था। बट समहाउ आई थिंक एट 14.1 वर्सेस आई थिंक 14.2 आपने अच्छी यहाँ पर नंबर्स पोस्ट करे हैं। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी आपके मुताबिक यही रहेगी कंफर्टेबली 14.1 की रेंज में?
इसमें ये 14.2 से 14.1 क्यों आया है, ये मैं जरा थोड़ा सा डिटेल कर दूं और फिर देन आई आंसर योर क्वेश्चन। देखिए हमारी है ना बैलेंस शीट अंडर लेवरेज्ड है। अभी हम अगर मैं पिछला क्वार्टर देखूं, हमारा पिछले क्वार्टर पे वी वर एट 1.98x ऑफ द बैलेंस शीट। जो हमने पिछले क्वार्टर में 1.98 से 2.31x टू द बैलेंस शीट पे आए हैं हम, या टू द जो हमारा जो हमने जो बोरोइंग्स है या जो डेट है, तो जो वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है फ्रॉम 14.2 टू 14.1, इट इज मोर बिकॉज ऑफ द लेवरेजिंग ऑफ द बैलेंस शीट रादर देन एनीथिंग एल्स। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम कंफर्टेबल हैं अगर हम 13.50 13.60 से 14% की रेंज में रहे। इस रेंज के अंदर वी आर कंफर्टेबल एज एन इंस्टीट्यूशन। हमारी बैलेंस शीट आज 2.31x लेवर्ड है, ये 3 भी पहुंचेगी तो रफली हम उस रेंज के अंदर आएंगे, विच वी आर फेयरली कंफर्टेबल विद। सो ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द मार्जिन्स आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द रेंज दैट आई हैव जस्ट सेड। ओके शराब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर, और सभी पहलुओं पे बातचीत किया आपने, ग्रोथ इंजन्स पे, साथ ही साथ NIMs पे, AUM पे, और बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा। निफ्टी इस वक्त प्रैक्टिकली जो हमारे दिन की लगभग 80% रेंज रही है उसके शीर्ष पर आके ट्रेड करता हुआ, इट्स 19,143, और आप देख सकते हैं जो स्विंग हाई था लगभग 1.28 का, हम उसको पार कर गए। तो प्रैक्टिकली 10 बजे के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट रेंज है, और निफ्टी बैंक के लिए ये 10:30 के बाद की सबसे हाईएस्ट रेंज है। कुछ दिग्गज जो इस वक्त मूव दे रहे हैं उसमें एक बार प्लीज़ लेके आइए हिंदुस्तान यूनिलीवर को। अच्छा मूव यहाँ पर, और करीब करीब 2490 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस ये भी लोअर लेवल से पुल बैक दे रहा है ऑलमोस्ट। ये जो बेस था 2460 का कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी मालूम है। इस पुल बैक को सीरियसली ले रहे हैं आप इस वक्त? तो देखिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2460 पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, बट फिर भी मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इंटरडे चार्ट देखिए तो वहां पर आपको एक रेजिस्टेंस 2500 रुपए के आसपास दिखेगा और 22 मूविंग एवरेज 2510 के आसपास आते हैं। तो वो रेंज एक बार ब्रेक हो जाए, 2510 के ऊपर निकल जाए, तब बहुत कंफर्ट आ जाएगा। तो उस केस में खरीदारी करेंगे 2475 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर टारगेट आप सेट करिए बड़े 2570 के आसपास। अभी के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करिए, 2460 का स्टॉप लॉस लगाइए। डॉक्टर साहब, एक बार मार्केट में आई थिंक इस स्विंग के पीछे कंट्रीब्यूटर्स कौन है वो लेके आइए, फिर मैं जरा इस पे बात करता हूँ। निफ्टी स्पेशली अगर आप देखें तो अच्छा करता हुआ करीब करीब 19,137 की ट्रेजेक्टरी में एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाई गए। कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, SBI लाइफ और एशियन पेंट्स। अनुज, अभी भी आप देखिए आज के इस लो में, आई मीन 19,080, एक अच्छी बात है कि हमारे जो पिछले 2 दिनों के छाप थे 19,000 का पुट राइटर, 19,050 का पुट राइटर, उनका कन्विक्शन काम कर रहा है। तो एटलीस्ट ये जो डिप था वो भी आज ठीक ठाक डिप था, और आई थिंक अगर हम 19,200 के आसपास भी क्लोज हो गए तो आप इसे कैसी क्लोजिंग मानेंगे? बिल्कुल वीरू, उसमें बस एक चीज़ है, अब ये जो लास्ट का मूव आया, जैसे आपने बोला कोटक ने काफ़ी लीड किया उसको, फिर निफ्टी की भी आज वीकली एक्सपायरी है। मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, आज का 3 PM का मूव देख लें, उसके बाद ही कोई व्यू लें, क्योंकि आज नॉर्मली पिछले 2 ट्यूसडे में फिर निफ्टी का मूव थोड़ा ख़राब रहा है। उससे पहले एक नॉर्मल अपटिक आती है, लेकिन वो 3 बजे उसमें सेल ऑफ आ जाता है, जो नॉर्मली पिछले 2 ट्यूसडे को मैंने देखा था। तो मेरी वरी यही है कि ये जो अभी अपटिक आई है ये फिर निफ्टी की वजह से आई है, इसमें कहीं टुवर्ड्स 3 PM वापस वो मूव ना आ जाए। अगर ये क्लोज 19,200 के पार निकल गया वीरू, तो मुझे लग रहा है फिर बाकी की बची खुची शॉर्ट कवरिंग जो है ना वो कल ही हो जाएगी। फिर मार्केट वेट भी नहीं करेगी उस फेड के इवेंट के लिए, अगर वो 19,200 हमने क्रॉस कर लिया तो। लेकिन मुझे डाउट लग रहा है उसमें। एक बार 3 PM मूव देख लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार वो 3 PM मूव काफ़ी ख़राब रहा है मार्केट के लिए। इसके लिए एक बार उस मूव को देख लेते हैं, उसके बाद एक व्यू लेंगे यहाँ पर। जी हम 3 PM मूव देख लेते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें इंडेक्सेस जो हैं वो अभी काफ़ी हद तक छोटी सी रेंज में ही हैं, बट FMCG काउंटर्स में मूव अच्छे आ रहे हैं। अभी HUL में मूव आया, और एक स्टॉक का और जिक्र कर देता हूँ जो कि ट्रेडर्स को टोज पर रखेगा, दैट्स आई थिंक टाटा कंज्यूमर। ये डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, डे हाई पर आके स्ट्रॉन्ग स्विंग देखिए आपके स्क्रीन पर। प्रशांत, इस पर आपका कोई टेक? वीरू जी, जो प्राइस एक्शन है, इनफैक्ट अगर हम अभी देखें तो डे हाई पे प्राइस ट्रेड कर रही है और 900 के कंफर्टेबली ऊपर। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और ये स्टॉक काफी आसानी से 925 तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 895 के जस्ट नीचे 894 स्टॉप लॉस लगाइए, और 920 से लेकर 925 के टारगेट के लिए कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं।
20 से 25 तक के लिए कंफर्टेबली होल्ड करें। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नंबर्स का दरअसल बाजार इंतजार ऑफ कोर्स आज कर रहा है। कल हम मैनेजमेंट से रूबरू भी होने वाले हैं, लेकिन पुल अप देखने को मिला अच्छा खासा उस स्टॉक में 1% ऊपर। इस बीच श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लग रहा है कि वैसे ऑयल पीएसयूज में या तो जितने भी पीएसयू स्टॉक्स है उसमें हमने वापस से एक बार ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखा है और प्राइस रिट्रेसमेंट भी काफी अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर देखा जाए तो इसी पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो करें तो यहाँ पे गैस अथॉरिटी गेन में अच्छा खासा एक बाइंग अट्रैक्शन बना है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करना चाहिए 120 121 के रेंज में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 118 118 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 126 से लेकर 127 रुपए के। तो करंट लेवल से गेल को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो और गेल इनफैक्ट कुछ देर पहले हम मेंशन भी कर रहे थे, नतीजे बहुत ही दमदार आए हैं। मार्जिन्स भी 11% के आसपास आते हुए 1.5% ऊपर उसके बाद वो स्टॉक आ चुका है और श्रीकांत भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मौका खरीदारी ही का बनेगा। अच्छा गाबा साहब, आपने आरईसी पीएफसी को देखा है क्या? आज फिर तेजी में काउंटर्स 3% का इजाफा आरईसी आपको स्क्रीन पर दिखाकर दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट करीब 2-2.5% का जोड़ लिया है और ऐसी ही कुछ चाल पीएफसी की भी बन रही है। दोनों में पिछले 45 मिनट में कुछ स्केल देखने को मिल रहा है तेजी में। वेल, आरईसी का चार्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया था शायद बीटीएसटी के लिए। मुझे अपमूव मिलता है, यहाँ पर नजर आता है 286 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 280 का स्टॉप लगाकर चले क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। टारगेट लॉजिकली 295 to 300 होने चाहिए आरईसी पर। रही बात पावर फाइनेंस की, वेल पावर फाइनेंस का जो चार्ट है वो भी ऐसा ही है, बट एग्जैक्टली वैसा ही कह सकते हैं। ट्रेड कर रहा है 245, मेरे ख्याल से टारगेट करीब 252 के बन सकते हैं और स्टॉप बहुत टाइट है इसके लिए 243 का, ज्यादा नहीं। पावर फाइनेंस तो या पावर फाइनेंस हो या आरईसी हो, टॉस करके ले सकते हैं। टॉस करके ले सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, दो एफएनओ के टॉप लूजर्स और गेनर्स पिडिलाइट और सीमेंस, इसकी बात करते हैं। क्यों पिडिलाइट टॉप गेनर और क्यों सीमेंस में इतनी गिरावट? पिडिलाइट पे तो खैर सुबह पे एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट भी आया था। यतिन जुड़ गए स्टूडियो में। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए दोनों स्टॉक्स के बारे में। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ना पिडिलाइट की बात करते हैं क्योंकि एक स्टार अंडर परफॉर्मर है और अगर हम बात करें आज गोल्डमैन की तो इन्होंने पूरी रेटिंग चेंज कर दी। पहले इनकी सेल की रेटिंग थी और यहाँ इन्होंने अब सेल की रेटिंग की बजाय अपग्रेड करके बाई की रेटिंग दे दी है और टारगेट भी स्टॉक लिए लगभग 20% से बढ़ा के अब 2725 रुपये कर दिया है। तो 2725 के नए टारगेट के साथ गोल्डमैन सैक्स ने पिडिलाइट पे अभी खरीदारी की सलाह दी है। इनको लगता है कि जो FY25 और FY26 है, यहाँ इनके पहले के अनुमान के मुकाबले 4 से 8% से ज़्यादा का आपको अर्निंग्स आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इनको लगता है कि मार्जिन 23% के ऊपर FY26 से जाना शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन्स पे कंपनी थोड़ा बहुत प्रेशर में दिखाई पड़ रही है। गोल्डमैन सैक्स का अब नया अनुमान है कि यहाँ से मार्जिन्स ऊपर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ओवरऑल बेसिकली अगर हम बात करें तो जो घर का कंस्ट्रक्शन है और जो हिसाब से रियल एस्टेट पिकअप हो रहा है, शायद पिडिलाइट को इसका सीधा सीधा फ़ायदा हो। तो FY25 शायद इतना ग्रेट ना हो मार्जिन के लिहाज से, लेकिन FY26 ऑनवर्ड्स अब गोल्डमैन को लगने लगा है कि पिडिलाइट के अर्निंग्स परफॉर्मेंस में ज़ोरदार तेज़ी आ सकती है। तो एक अच्छी तेज़ी का जोड़ बनता हुआ। श्रीकांत, पिडिलाइट लिया क्या आपने आज? नहीं अर्शदा, बिल्कुल नहीं लिया। इनफैक्ट जो गैप से खुला वही थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग था, लेकिन एक बात काफी क्लियर है चार्ट्स के ऊपर कि ये स्टॉक कई बार 2200 और 2300 के रेंज के करीब आने के बाद एक रिवर्सल एक्टिविटी देता है और 2700 और 2800 के करीब जाके एक नेगेटिव रिवर्सल देता है। तो इसी रेंज में अटका हुआ स्टॉक है। और जैसे अभी रिपोर्ट की बात की यतीन ने, मुझे यही लगता है कि 2026 के जितने भी फाइनेंशियल्स है या अर्निंग एस्टिमेट्स है उसको मार्केट ने अभी डिस्काउंट करने की शुरुआत कर ली है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पिडिलाइट को लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि 2700-2800 के टारगेट टेक्निकली विजिबल है। और आज जैसे प्राइस मूवमेंट हुआ है, वॉल्यूम्स बने हैं, स्पेसिफिक रिपोर्ट आ गया है गोल्डमैन से और गैप अप ओपनिंग हुई है, मुझे लगता है कि पूरे कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बिल्कुल इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। दिनों बाद दरअसल स्टॉक की चर्चा भी हुई है, तो पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। लंबी अवधि के टारगेट्स भी गोल्डमैन आपके सामने पेश कर रहा है। लेकिन सीमेंस में आज इनफैक्ट इंट्राडे में 5% तक का नॉक देखने को मिला था। यतिन, यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली। अगर आप ऑब्जर्व करें तो सीमेंस की जो पेरेंट इकाइयां हैं उनमें से एक इकाई यानी सीमेंस एनर्जी
इनकी बैलेंस शीट में और इनकी जो लायबिलिटी प्रोफाइल है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो सीमेंस एनर्जी ने बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स के बारे में अनाउंस किया था, क्योंकि इनकी जो विंड मिल्स इन्होंने यूरोप में लगाई हैं वहाँ तकनीकी खामियां पाई गई हैं और कस्टमर लायबिलिटी बहुत बड़ी आने वाली है, जिसके कारण बहुत सारे खर्चे इस कंपनी को आने वाले हैं। और क्योंकि बैलेंस शीट और कैश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक्सपैंड होने की, तो न्यूज़ रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं और ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई रही कि सीमेंस एजी जो एक बड़ा शेयर होल्डर है सीमेंस इंडिया में, वो अपना 26% तक हिस्सा बेच सकता है, जिसके एवज में इनको लगभग $3 बिलियन के आसपास आए। तो स्ट्रीट को शायद आज ये फियर हो गया है कि जो सीमेंस एनर्जी की अभी बैलेंस शीट की परिस्थिति है और जो इनकी कस्टमर लायबिलिटीज़ हैं, उसके चलते सबसे इजी तरीका है कैश रेज करना सीमेंस के शेयर्स बेच के। तो अगर ये बिकवाली 25-26% इक्विटी जो काफ़ी लार्ज है, क्योंकि अभी सीमेंस की 3 एंटिटी के बीच में 75% हिस्सेदारी है, और अगर ये बड़ा हिस्सा अगर मार्केट में आ जाता है तो शायद आगे जाके शेयर्स पे प्रेशर बने। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लूमबर्ग की खबर है कि सीमेंस एनर्जी अपने शेयर्स बेच सकती है सीमेंस इंडिया में, उसके चलते शेयर में आज काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात हो गई सीमेंस की। मयूरेश, कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर? एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है अनुज, सीमेंस हो, एबीबी हो। हमें लगता है कि ये जो पूरी केपेक्स थीम है और जैसे ऑर्डर्स की इनफ्लो आती जा रही है, ये सारे बड़े प्लेयर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेटा सेंटर्स हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, आई थिंक सीमेंस बिकम्स अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर टू दैट। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ऑर्डर इनके हाथों है, जो ऑर्डर बुक इनके पास है, रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी खासी देता है। ऑब्वियसली देयर वर सम रिपोर्ट्स, इनके जो पेरेंट की एनुअल रिपोर्ट आई थी या एक जो अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट आई थी, वहां से रेवेन्यू का थोड़ा इनको एक नजरिया थोड़ा गड़बड़ लग रहा था या शॉर्टफॉल लग रहा था। बट मुझे लगता है सीमेंस इंडिया प्रॉब्ली एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड। तो हमें लगता है, आई थिंक केपेक्स थीम को अगर कोई रेप्लिकेट कर सकता है विद इन द लार्जर नेम्स, एलएनटी हो सकता है, सीमेंस हो सकता है, एबीबी हो सकता है। ओके सीमेंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए अभी काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स को छेड़ते हैं। अनुज, आज आप जरा इस वक्त देखिए बिरला सॉफ्ट को, मूव अच्छा आता हुआ और अभी भी एक मूव अच्छा लेकर आप समझ लीजिएगा कि 550 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। अब देखा होगा सुबह हम बात कर रहे थे केपीआईटी की मैनेजमेंट से, एक क्लियर डिफरेंशिएशन था, एक डिफरेंस था जो लार्ज कैप आईटी कंपनियों ने किया और मिड कैप आईटी कंपनियों ने किया। आपने उनके मार्जिन्स को देखा, आई मीन इतने बड़े वेज हाइक के बावजूद अगर आप देखें 20% की रेंज में उन्होंने अपने मार्जिन्स पोस्ट किए। ये क्लियर सिग्नल है कि मिड कैप आईटी में कोर स्ट्रेंथ है। केपीआईटी एट ऑल टाइम हाई, बिरला सॉफ्ट अभी भी इस दौर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। लुक एट कोफोर्ज, परसिस्टेंट। बिल्कुल वीरू, आई थिंक और आज जो हमने एक सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में भी एक चीज़ बोली थी कि अगर फेड का पॉज आ गया तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चलेगा वो है आईटी, और उसमें खैर मिड कैप आईटी स्ट्रॉन्ग है। इसमें काफ़ी हद तक ये एक आप एक बेस केस ही लेके चल रहे हैं कि शायद पॉज आए, अगर पॉज आया तो नैस्डैक उसको लीड करेगा, और यही आप इम्पैक्ट इंडिया में भी देखेंगे इसकी वजह से। और ऑब्वियसली मार्केट की एक 3-4 चॉइसेस हैं, बिरला सॉफ्ट और आपका परसिस्टेंट। केपीआईटी के भी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, तो हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी सुबह, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी अंडर प्ले कर रहे हैं अपनी गाइडेंस को। लेकिन मिड कैप आईटी में क्लियरली स्ट्रेंथ है, और उसमें लेकिन मार्केट के 3-4 फेवरेट्स हैं, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी, वही उसी तरीके से वीरू आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्लियरली। लेकिन यतिन अभी भी स्टूडियो में है, तो एक काम और करते हैं, अक्टूबर के जो सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं आज तक, वो और जान लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से कंपनियों से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन? तो बढ़िया एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और जो फेस्टिव सीजन की स्टार्ट हुई है वो बहुत बेहतरीन हुई है। और टिपिकली जब दिवाली का पीरियड होता है तो उसके एक महीने पहले इन्वेंट्रीज पुश होती हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से। तो जो अक्टूबर महीने के जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत बेहतरीन है। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स से शुरू करते हैं, क्योंकि ये दोनों कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स में अच्छी खासी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अशोक लेलैंड की 5%, अशोक लेलैंड की 13% और टाटा मोटर्स की लगभग 6% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो लगभग 82,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री होने का अनुमान है अक्टूबर महीने में। मारुति की बात करते हैं, यहाँ ज़बरदस्त 15% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, 1,93,000 यूनिट्स, यानी लगभग 2 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान यहाँ आप देख सकते हैं। और ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन चीयर है इसके पीछे का रीज़न।
ऑटोमोटिव सेगमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत बेहतरीन करेगा, 25% की अच्छी ग्रोथ, क्योंकि प्रोडक्शन में पिकअप हुआ है और जो वेटिंग पीरियड है उसको कम करने के लिए कंपनी ने डिस्पैचेस भी अपने बढ़ा दिए हैं। तो M&M की सेल्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि ट्रैक्टर सेगमेंट थोड़ा नरम रहेगा, 10% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अनसीजनल रेंज और ऑब्वियसली वो मानसून क्वार्टर निकल चुका है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, TVS मोटर्स, सबसे बेहतरीन ग्रोथ टू व्हीलर्स में रहने वाली है, क्योंकि रूरल मार्केट्स में पिकअप एक्सपेक्टेड है और उसके एंटिसिपेशन में होलसेल नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं अक्टूबर में। बजाज ऑटो की ग्रोथ 6%, आयशा मोटर्स की 3% रॉयल एनफील्ड बिजनेस के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ, क्योंकि बेस भी पिछले साल का छोटा है, हीरो मोटोकॉर्प की रहेगी। लगभग 23% की ग्रोथ यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। रुचित, ये स्टॉक्स कैसे पोजीशन्ड है? कल तक भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। इनफैक्ट आज ट्रेंडिंग काउंटर्स का जब मैं जिक्र कर रही थी तो M&M का भी हाल हमने देखा, जो लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में वीकनेस बढ़ा रहा है। इस पर अलग टिप्पणी दीजिए और कहीं पर खरीदारी का मौका है तो बताइए। जी, अगर मैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखूं तो ऑटो इंडेक्स प्राइमरली एक कंसोलिडेशन फेज में है, जिसमें 15,600 15,800 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज फिलहाल बना हुआ है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ये कंसोलिडेशन में रहेगा। और विद इन द एंटायर ऑटो बास्केट देखो तो बजाज ऑटो मेरे ख्याल से रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वहां पे दिख रही है। M&M ने अपने इमीडिएट सपोर्ट्स ब्रेक किए, तो वहां पे मैं थोड़ा वेट करूंगा वापस रिवर्सल्स आने के लिए, बट नो बजाज ऑटो आई थिंक वो स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, जहाँ पे रिलेटिवली जहाँ पे दूसरे कुछ स्टॉक्स प्राइस वाइज करेक्शन दिखा रहे हैं, ये स्टॉक मोर सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिखा रहे हैं। तो अगर ऑटो स्पेस में से कुछ चूज करना है तो बजाज ऑटो प्रिफर्ड रहेगा। थोड़ी सी कुछ डिक्लाइन में 5260 5280 की रेंज में आता है, तो वहां पे स्टॉक को खरीदारी करे। 5200 के नीचे के स्टॉप लॉस है और पोजिशनली आई थिंक ये स्टॉक में 5500 तक के फिर से टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। चार ट्रेड्स आपके लिए इस समय। प्रशांत, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, एस्ट्रल मुझे बहुत अच्छा पैटर्न लग रहा है। मुझे लग रहा है एक फर्म बेस बन चुकी है और यहाँ से ये टेक ऑफ होने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसकी जो नवंबर की 1840 1840 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 50-52 के जोन में चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 38 का, 40 के जस्ट नीचे। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 75 का। ओके, तो 75 तक के लिए यहाँ पर एक मौका एस्ट्रल के 1840 के कॉल में मिल रहा है, आप खरीद कर चल सकते हैं। श्रीकांत, बताइए F&O सुपरस्टार। तो देखिए F&O सुपरस्टार में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 133 131 के करीब ये स्टॉक काफी स्टेबल हो चुका है और काफी अच्छा करेक्शन भी हमने विटनेस किया है। तो यहाँ से अगर मार्केट में थोड़ा सा भी अगर पुल बैक होता है तो ये स्टॉक यहाँ से एक बार 138 से लेकर 140 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 130 रुपीज का और टारगेट्स रखे 140 रुपए के। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया BL 133.70 पे लॉन्ग ट्रेड। अब चलते हैं मानस के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट के चमत्कार में? देखिए, चार्ट के चमत्कार में डाबर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डाबर में 2 दिन पहले ही हमने लोअर लेवल पे काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा, एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। कल का दिन कंसोलिडेशन का दिन था, आज फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे डाबर में खरीदारी करिए, 525 का स्टॉप लॉस लगाइए और 540 के टारगेट सेट करिए। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 530 वाला कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 16 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। फेयर इनफ। मयूरेश, मिड कैप फंडा। अनुज जी, फार्मा से जाना चाहूंगा, फार्मा के साथ जाना चाहूंगा ना। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स इज समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू विद। 2-3 की रीजंस। इनके जो पिछले तिमाही के नतीजे थे, द लेटेस्ट क्वार्टर 2, ठीक ठाक नंबर्स आए थे। ब्राजील और जर्मनी हैव परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल। यूएस मार्केट्स थोड़े सबड्यूड थे, बट उनके कारण है क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विद द न्यू कैपेसिटी कमिंग थ्रू, मेरे हिसाब से आई थिंक यूएस नंबर्स भी ठीक ठाक आने लगेंगे बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ, जो मार्केट जेस्टेट करने लगेगा। हैविंग सेड दैट, जो नए लॉन्चेस हैं और क्योंकि ये ब्रांडेड जेनेरिक्स में है, इबिटा मार्जिन्स ठीक ठाक रहती है और इबिटा मार्जिन्स की परफॉर्मेंस और प्रोफाइल 29 से 30% के बीच में रहनी चाहिए। मैनेजमेंट इज ऑफ द बिलीव कि 1000 से 1200 करोड़ कम कर देंगे डेट के हिसाब से, और इसलिए जो डेट इक्विटी 0.7 टाइम्स पे पिछले वित्त वर्ष के लिए था, दैट शुड कम डाउन टू अराउंड 0.4-0.5 टाइम्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिटर्न रेशियोज है ये काफी स्ट्रॉन्ग है टोरेंट फार्मा के लिए।
और हमें लगता है आई थिंक रिटर्न रेशियोज में एक इम्प्रूविंग ट्रेंड अगले वर्ष के लिए और उसके बाद के वर्ष के लिए नेक्स्ट 2 इयर्स देखा जा सकता है। तो हमें लगता है टोरेंट फार्मा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2100 का हम लक्ष्य देख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 1880। चलो चारों के चारों ट्रेड्स फिर एक बार रिकैप करता हूँ आपके लिए। प्रशांत ने सबसे पहले एस्ट्रल पर दांव लगाया सस्ता ऑप्शन में। एस्ट्रल आपको पिक करना है और उसके बाद 75 के टारगेट, 38 का स्टॉप, 1840 की कॉल। BEL है श्रीकांत चौहान के पिक। डाबर मानस जायसवाल की पिक है और टोरेंट फार्मा ये है मयूरेश जोशी की मिड कैप फंडा पिक। अब एक काम करते हैं, अब ज़रा कल जो नंबर्स आने वाले हैं 4 उसकी बात करते हैं और चारों के चारों नंबर्स जो कल आने वाले हैं, कल इंडेक्स के नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले सुमित हीरो मोटो से स्टार्ट करेंगे, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए हीरो मोटोकॉर्प में दोनों तरह का रिएक्शन है। पहले तो ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे तो उसको फर्स्ट हाफ में बाजार शायद देखेगा और सेकंड हाफ में हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स है, जो अर्निंग्स है, उसको भी बाजार देखता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक एक करके वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले करीब 3.5% के आसपास रेवेन्यू इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान है। 36% इनका मुनाफा बढ़ेगा। एक लो बेस का इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 917 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है लो बेस के सामने। इसके अलावा इबीटा फ्रंट पे 28% की ग्रोथ, 1329 करोड़ रुपए का इबीटा का नंबर होगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 3% बढ़ने का अनुमान करीब 11% से बढ़ के 14.5% के आसपास इस तिमाही में आ सकते हैं। वॉल्यूम थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे इस क्वार्टर के अंदर, करीब 1% YOY गिरने का अनुमान, 14.17 लाख यूनिट, जो कि 14.28 लाख यूनिट के सामने आएगा। ये लगातार दूसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जबकि इनके वॉल्यूम्स के अंदर एक डिक्लाइन की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। थोड़ा रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आए हैं, प्लस प्राइस हाइक कंपनी ने किया है। इन दोनों का इम्पैक्ट कंपनियों के मार्जिन पे आप आता हुआ देखेंगे। लेकिन क्योंकि अब नया फेस्टिव डिमांड गोइंग फॉरवर्ड है, फेस्टिव सीजन है, नए लॉन्चेस हैं, तो उसकी वजह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थोड़ा हायर साइड पे आएगा, तो कुछ हद तक सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अदरवाइज हीरो मोटोकॉर्प के नंबर YOY बेसिस पे एक लो बेस की वजह से बढ़िया आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, चलिए ये हो गई इस हीरो की बात। सन फार्मा, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए सन फार्मा के इसमें आज शुरुआत कमज़ोर, फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई थोड़ी सी नंबर से ठीक पहले। लेकिन अगर अनुमान लगा कि देखिए पे नज़र डालिए तो करीब 10% के आसपास बढ़त का अनुमान है। रेवेन्यूज़ फ्रंट पे 12,006 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। एबिटा फ्रंट पे 3137 करोड़, जो कि करीब 2956 करोड़ से बढ़कर आएगा इस तिमाही के अंदर। मार्जिन 26%, 27 के आसपास, यानी कि फ्लैट साइड पे मार्जिन रहेंगे। और मुनाफा 2187 करोड़, करीब 2262 करोड़ रुपए के सामने, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनके स्पेशलिटी कारोबार में रेवलिबिड जेनरिक कारोबार के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है। इसके अलावा कंपनी के जो स्पेशलिटी बिजनेस है 24 से लेके 24.2 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान, जो कि पिछली बार 23-23.5 करोड़ था, तो उसमें थोड़ा सा पिकअप देखने को मिल सकता है। कंपनी के जो मोहाली और हलोल, इनकी तरफ से थोड़ा सा प्रोडक्शन कम आया था, US FDA इश्यूज थे, इसको लेकर किस तरह क्लैरिटी आती है। और टैरो की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पिकअप होगा। रेड्डी और सिप्ला के नंबर बेटर थे, अब देखते हैं सन फार्मा किस तरह का सरप्राइज करता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए अब सुमित एक साथ अगर बाकी दोनों बता दें, ब्रिटानिया और टाटा स्टील। तो पहले ब्रिटानिया की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ब्रिटानिया केस में जो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक ईज आउट होगा, लेकिन वॉल्यूम का नंबर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर। पहले रेवेन्यूज़ करीब 4646 करोड़, मुनाफा 535 करोड़, जो कि 493 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मार्जिन 17.5%, जो कि 16-16.5% से बढ़कर आएंगे। और बीटा फ्रंट पर भी करीब 800 करोड़ रुपए का नंबर आएगा। क्रूशियल पार्ट इज वॉल्यूम। YOY बेसिस पे देखेंगे तो 4% का नंबर 5% के सामने, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे देखेंगे तो 0% के वॉल्यूम थे पिछली बारी, इस बारी 4%, तो अच्छा पिकअप वॉल्यूम फ्रंट पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव होंगे क्योंकि प्रीमियम बिस्किट्स की सेल अच्छी आई है और रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आई है, उसका एक बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगेन रॉ मटेरियल, इनके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी फेस्टिव डिमांड के गोइंग फॉरवर्ड। और लास्टली अगर टाटा स्टील के नंबर्स की बात की जाए तो टाटा स्टील के केस में भी क्योंकि बहुत जो फायरवर्क है उसकी उम्मीद आप मत लगाएं यहाँ पर। टाटा स्टील के केस में 3-3.5% के आसपास रेवेन्यूज का डिक्लाइन, 90% मुनाफे के अंदर एक डिप आता दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, एक एडजस्टमेंट है जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और कंपनी के मार्जिन 10% के सामने 8.5%, एबिटा करीब 20% के आसपास का डिक्लाइन वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रहेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से पैट आपको इतना स्टीप एक फॉल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वॉल्यूम करीब 4.82, जो कि 4.91 मिलियन टन थे। कमेंट्री पार्ट यहाँ थोड़ा क्रूशियल रहेगी, स्पेशली यूरोपियन बिजनेस को लेकर। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो हमारे साथ
ICICI सिक्योरिटीज़ के PMS फंड मैनेजर अमित गुप्ता जुड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ ICICI सिक्योरिटीज़ के PMS फंड मैनेजर अमित गुप्ता जुड़ गए हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। इस समय मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है, आपका फोकस कहाँ पर है इस समय? क्या थीम्स और क्या स्टॉक्स आप लार्जली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? या हाय अनुज। या सो अनुज, अगर आप देखिए तो डेफिनेटली देखिए, लिक्विडिटी आउटफ्लो होता ही है जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस मार्केट में आती है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखिए, दो मैक्रो फैक्टर्स में अगर लेके चलूं तो क्रूड आज भी $90 या उसके नीचे ब्रॉडली है, $96 के ऊपर निकला नहीं है, जो 7 अक्टूबर को जब पैनिक में वो लेवल आया था। और दूसरा, अगर आप डॉलर को भी देखो तो डॉलर इंडेक्स आज भी 106 के आसपास है, वो अभी भी लास्ट ईयर के हाई 115 के आसपास नहीं पहुंचा है। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट में ये डिक्लाइन है वो अच्छे वैल्यूएशंस के पास जाके ठहर जाएगी। निफ्टी का अगर आप 5 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन देखोगे तो वो 19,000 के आसपास ही है, और 10 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन है वो 18,000 के आसपास है। और हमने लास्ट कैलेंडर ईयर में भी देखा था, जब मार्केट 10 ईयर एवरेज के पास आया था तो वहां पर FII का करीब $14 बिलियन का फ्लोज मार्केट में आए थे। तो मुझे लगता है चाहे इलेक्शन के जिटर्स हों डोमेस्टिक फ्रंट पर, और ये मैक्रो जो फ्रंट पर जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये इस डिक्लाइन के अंदर, इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट अपने अंदर ले लेगा। और वो सेक्टर्स जो पिछले 10-15 साल से नहीं चले थे, जो अभी इमर्ज हो रहे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, आई थिंक उन्हीं के अंदर आपको पैसा वापस आता हुआ दिखेगा। जिसके अंदर कंजम्पशन साइड में अगर आप देखिए तो होटल्स हैं, अगर आप टेलीकॉम स्पेस देखिए वो एक स्पेस है जो निकल कर आ रहा है, अगर आप पावर देखें तो ये एक ऐसा स्पेस है जो पिछले 10-15 साल से लेगार्ड स्पेस था, ये एक सामने आ रहा है। और साथ में इंडस्ट्रियल्स हैं जो आई थिंक जिनके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग लैग अभी चल रहा है, बट ऑर्डर बुक पोजीशन अगर इंटैक्ट रहती है तो आई थिंक वो फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में अप फ्रंटिंग करी है कैपेक्स की। तो 37% हायर कैपेक्स रहा है एक्चुअली ब्रॉडली, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो। फैक्ट, जब आप कैपेक्स की बात करते हैं, 80% जो कैपेक्स होता है वो होटल इंडस्ट्री की तरफ से भी आ रहा है इस समय। अमित जी, क्या उसी पर्सपेक्टिव से आप होटल स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं? साथ ही साथ अब मिसाल के तौर पर आप इंडियन होटल देखिए, हाई बेस पर कंपनी लगातार डिलीवर कर रही है, और आई थिंक ये 6ठा क्वार्टर था रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का, लेकिन यहाँ से आगे वो कितना इसी रन रेट को बरकरार रख पाएंगे? और यही लॉजिक फिर शैले और दूसरे नए खिलाड़ियों में भी है कि उस हाई बेस को कितना मेंटेन कर पाएंगी ये कंपनियां, और कितना फिर डिलीवरी आएगी अर्निंग्स में? तो अगर आप ऑक्यूपेंसी देखिए अगर होटल्स में, तो करीब 60% के आसपास रहती थी, वो अभी हमने थोड़ी सी बढ़ती हुई डेफिनेटली देखी है। लेकिन दो इंडिकेटर्स हैं, आप एवरेज रूम रेट्स देखिए, वहां पर ऑलमोस्ट 15-16% का सर्ज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो होटल से हमने बात की है मैनेजमेंट से, उनका कहना यह है कि 15-20% से जो टैरिफ रेट्स हैं वो हर साल इंक्रीज होने वाले हैं अगले 4 साल तक। ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखिए तो अगर कुछ डेट भी है बुक्स में तो वो भी चुकाया जा सकता है, जिस वजह से जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। तो लेमन ट्री का मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो हमारे एस इक्विटी पोर्टफोलियो का पार्ट है, वो करीब 7,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है, 1,600 करोड़ के आसपास का उसका डेट है। बट अगर ये टैरिफ रेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेट चुकाने में कामयाब होंगे, और वो अभी तक मिडिल साइज में थे, बट अभी वो प्रीमियम सेगमेंट में भी हैं। जो ओरिका अपना एयरपोर्ट के पास अभी उनका जो होटल है वो स्टार्ट होगा, लाइसेंसेस वगैरह सब आ चुके हैं ऑलमोस्ट। आई थिंक बहुत जल्दी वो आपको रेवेन्यू में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा अगले फाइनेंशियल ईयर से। तो यहाँ पर ये जो होटल्स हैं ये लंबे कंसोलिडेशन के अंदर ऑलरेडी रह चुके हैं। ऐसे में जब न्यू मनी फ्लो आता है तो उसके अंदर अगर आप डबल डिजिट के अंदर ग्रो करते हैं तो वो आपका स्टॉक प्राइस मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। तो ये ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो बहुत सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, ये अभी निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 3-4 साल की जो ट्रेजेक्ट्री है, जहां पर प्रीमियम कंजम्पशन पिक कर रहा है, क्योंकि जो मिडिल कॉर्पोरेट लेयर है इंडिया की वो अच्छा कमा रही है, अच्छी अर्निंग्स हैं, स्टॉक मार्केट्स काफी बजिंग हैं, तो वो जो पैसा है प्रमोटर्स का दैट इज मूविंग एक्चुअली इनटू द लग्जरी पॉकेट्स लाइक प्रीमियम होटल्स, जिसका इनको बेनिफिट मिलेगा।
ओके अच्छा अमित, मैं एक सेकंड के लिए जरा थोड़ा सा एक कुछ फोकस कर रहा हूँ एक मार्केट पर। वीरू, यही चीज़ मैं कह रहा था कि 3 बजे के मूव का वेट कर लीजिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा हो सकता है कि एक 3 PM से पहले सिर्फ एक, ये एग्जैक्टली पिछले ट्यूसडे को भी यही हुआ था, एक 3 PM से पहले एक मूव आया था जिससे लग रहा था कि शायद मार्केट में पॉजिटिव मूव आ रहा है। ये इसे मैं कहता हूँ सकर्स मूव। ये एक तरीके से लिटरली सक करता है, लोगों को लगता है कि अब मार्केट चलने वाला है, और फिर 3 PM पे ये इस तरीके का बहुत ज़बरदस्त कोलैप्स आता है। और फिर निफ्टी देखिए किस तरीके से कोलैप्स किया, और फिर निफ्टी की बाय द वे वो 19200 की कॉल एकदम से पुट एकदम से एक्टिव हुई, 50 पैसे वाली पुट 15 रुपये हुई। और आप देखें एक तरीके से जिस तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक कोलैप्स आया, उसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे ऑब्वियसली रिलायंस है निफ्टी में, लेकिन HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, वीरू, इन सब स्टॉक्स में कोलैप्स आया। इसीलिए वो 3 PM मूव की एक बार वेट करना बेटर रहता है इस समय। वीरू ओके, निफ्टी और निफ्टी आईटी को लेकर एक बार स्पिन पे ये भी डीलों पे आके ट्रेड करता हुआ, मतलब डीलों की ट्रेजेक्टरी के आसपास आके ट्रेड करता हुआ। अमित जी, अभी आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में क्रूड का जिक्र किया था, और बट स्टिल आप मान रहे हैं कि ये बहुत कोई बड़ी रिस्की ट्रेजेक्टरी नहीं है। 90 बीच में एक डिप आया, क्रूड से संबंधित जितने भी डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करते हैं कंपनियां, एशियन पेंट्स को देखिए, पिडलाइट आज चर्चा का विषय है सुबह से, बर्जर पेंट्स, एविएशंस में इंडिगो। आप इस स्पेस में क्या कर रहे हैं? इन डिप्स का इस्तेमाल किया था आप लोगों ने, अपने पीओ बेस में ऐड किए हैं स्टॉक? तो एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर वी आर पॉजिटिव, बिकॉज अगेन आप देखिए तो एयरलाइन एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी समय से जिसमें नया पैसा मूव नहीं कर रहा था। अगर आप दूसरे कंजम्पशन स्टॉक्स देखिए तो वहां पर जो मास कैटेगरी है, हायर इन्फ्लेशन, उसका वहां पर इंपैक्ट दिखता है। बट आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो ट्रेवल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, सर्विस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो आई थिंक इसके मद्देनजर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, इंटर ग्लोब एविएशन, आई थिंक इसका मार्केट शेयर आज 64% के आसपास है। और अगर क्रूड प्राइसेस ज्यादा सर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट्स लॉन्गर फॉर हायर, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं डिमांड रिसेशनरी सिनेरियो जो हम बोलते हैं, या चाइना की जो डिमांड पुल अप नहीं कर रही है, तो उस वजह से क्रूड के अंदर बहुत शार्प मूव ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, तो विच इज गोइंग टू गिव बेनिफिट टू दीज कंपनीज। और इसके अंदर आई थिंक इंटरग्लोब, जिसके अंदर ऑलरेडी हमने जब प्रमोटर्स की सेलिंग आई थी और वहां पर एक फ्लोर प्राइस था 2400, वहां ऑलरेडी इसने काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिया है। मार्केट 1000 पॉइंट करेक्ट हुआ है, बट वो उस लेवल्स के नीचे नहीं गया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। ओके, इट्स गुड साइन। मार्केट डे लो पर 19,058 पर अब इस समय, और काफ़ी बड़ा डिक्लाइन इस समय यहाँ पर आया है। अमित जी, आपने ये एक्सचेंज स्टॉक्स में बाइंग की है क्या? MCX या BSE दोनों में शानदार री रेटिंग हुई है। नहीं, एक्सचेंज स्टॉक्स में हमारा बाइंग नहीं है अनुज। BFSI के अंदर अगर आप देखिए तो हम लैंडिंग कंपनीज पे ज्यादा फोकस में हैं, जहां पर प्राइमरीली हमारा PSU बैंक्स में हमने ज्यादा फोकस किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI हमारी टॉपिक्स में आते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं JP मॉर्गन इंडेक्स में अगले साल से, और $23 बिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, तो जो हमारी बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड प्राइसेस हैं, वो एक सर्ज, जिनमें सर्ज आने की काफी पॉसिबिलिटी है अगर US में इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं टॉप आउट होते हैं अगले साल। तो उसकी वजह से जो बैंक्स जिनकी ज्यादा ट्रेजरी बुक में गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो PSU बैंक्स में होता है, वहां उनको बड़ा बेनिफिट है। और साथ में जो कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल है, जहां पर लैंडिंग अभी 6% से ही ग्रो कर रही है, वहां पर जब ये लैंडिंग ग्रो होगी विद मोर कैपेक्स, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, आज केमिकल कंपनीज कैपेक्स कर रही हैं, सीमेंट, मेटल, इनके अंदर कैपेक्स स्टार्ट हो गया है, तो मेरे ख्याल से जो PSU बैंक्स हैं, इनका जो सिनेरियो है आगे, वो काफी अच्छा दिखता है, एंड दे कैन परफॉर्म बेटर। ओके, अच्छा, मिड कैप IT में क्या व्यू बन रहा है इस समय, क्योंकि ये एक स्पेस है जो लगातार आउट परफॉर्म कर रही है हमें? सो मिड कैप IT अमेजिंग, अगर आप डिस्पैरिटी देखिए तो लार्ज कैप और मिड कैप सिलेक्टिव जो ER&D वाली कंपनीज हैं, वहां पर बहुत रुझान था। हमने देखा साइएंट के अंदर, KPIT के अंदर मूव आते हुए। इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफी रेजिलियंस है, बट हमने अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को नहीं लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन वाइज आज जिस तरह का डाइवर्जेंस है मिड कैप IT और लार्ज कैप IT में, उसको देखते हुए आई थिंक यहाँ रिस्क है। और इन वैल्यूएशन, अगर आपको वैल्यूएशंस बेटर मिल रहे हैं मार्केट में कहीं और जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज हैं, तो बेटर है फोकस वहां किया जाए, और मेरे ख्याल से वहां अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा शार्पर होगी गोइंग फॉरवर्ड। मैं अमित आपसे एक अंदाजा लेना चाह रही हूँ कि अब इन
ऑटो कंपनियों में आपका रुझान क्या रहेगा? क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि ये नवरात्रि और उससे पहले जो गणपति फेस्टिवल था वहाँ पर एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला, वॉल्यूम नंबर्स पहले ही आ जाते हैं, डिलीवरी थोड़ी बहुत देखने को मिली हमने टू व्हीलर साइड पर, लेकिन लार्जली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ये स्टॉक्स यहाँ से किस तरह का ट्रेंड पेश करेंगे? तो अर्निंग्स डेफिनेटली अच्छी हैं। अगर आप देखिए निफ्टी को भी अगर आप लीजिए तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी की अर्निंग्स को सपोर्ट करते हैं। एक है बीएफएसआई, दूसरा ऑटो एंड तीसरा अभी ओएमसी के अंदर हमने वो देखा था। तो ऑटो के अंदर रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। आगे मेरे ख्याल से जो सेल्स नंबर्स हैं वो और बेटर होने वाले हैं। जो हाई एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है वो सर्टेन एसयूवीज और प्रीमियम बाइक्स, इनकी तरफ रुझान मार्केट में आ रहा है। आज भी स्मॉल कार्स के अंदर उतनी बिकवाली नहीं है जितनी की एसयूवीज और प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल्स में है। तो फोकस रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा आई थिंक इज वन ऑफ आवर टॉप पिक, जिसके अंदर आपको आने वाले समय में वो प्रॉफिटेबिलिटी का रुझान मिलने वाला है। टू व्हीलर्स के नंबर्स अभी रिसेंटली रिलेटिवली बेटर आए हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स फिगर, जो हमने लास्ट मंथ भी देखा था मूव है। बट रूरल एरिया का जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उतना बाउंस नहीं है रूरल एरिया में, तो वो एक एरिया ऐसा रहेगा जो मुझे लगता है एक ट्रेडिंग कॉल है। बट अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को देखिए, अगर आप बसेस के एंगल से भी देखिए कि जिस तरह से आज ई बसेस हर स्टेट्स में मूव कर रही हैं, तो कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है वो भी हमारे ख्याल से अच्छा कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एक सवाल और आपसे, रियल स्टेट पर डीएलएफ के नंबर्स आपने देखे, अभी आपके बात करते करते सुबह से गोदरेज प्रॉपर्टीज ओबरा रियल्टी भी अच्छा कर रहे थे। आप लोग रियल स्टेट को चेस कर रहे हैं या फिर रियल स्टेट इंसिलरी या फिर एचएफसीज? या सी रियल एस्टेट नोट अनडाउटेबली अच्छा कर रहा है। 8-9 साल के लल पीरियड के बाद ये मूव स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट आपने हीरानंदानी के नंबर्स देखे होंगे कि एक हफ्ते में 1100 करोड़ की उन्होंने सेल्स की है। तो प्रीमियम हाउसिंग इज डेफिनेटली पिकिंग अप। एंड जैसे मैंने कहा कि हाउसिंग जो कंज्यूमशन है वो प्रीमियम कैटेगरी में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो असर है वो मास सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा है। उस वजह से जो प्रीमियम कैटेगरी है वहाँ हाउसिंग अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आप देखिए तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ज्यादातर बिल्डिंग मटेरियल्स को फोकस करते हैं, जिसमें पाइप्स हो गए। पाइप्स के अंदर हमारा फोकस है, जहां पर मेरे ख्याल से अच्छी ग्रोथ है गोइंग फॉरवर्ड। तो ये सेगमेंट आपको अच्छा करने वाला है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो प्लाई सेगमेंट है, दैट इज आल्सो बड़ा अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का बेनिफिशियरी है। पेंट्स में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस समय, तो वी आर आउट ऑफ द पेंट्स, वी आर नॉट देयर इन दैट कैटेगरी। तो सिलेक्टिवली आपको बिल्डिंग मटेरियल्स में बिल्डअप करना पड़ेगा। और प्रीमियम हाउसिंग डेफिनेटली पिक कर रहा है इंडिया में, डिस्पाइट दिस की इंटरेस्ट रेट्स लेवल्स आपके एलिवेटेड हैं। ऑलराइट हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वो जो जी वाला मामला था बाय द वे, वो अब एक दूसरी ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ है, चेयरमैन लेड बेंच को। NCLAT वाला जो मामला था, तो वो जो रैली बन रही थी जी में, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि क्योंकि शायद एक्सपेक्टेशन थी कि वो रिवर्सल आ जाएगा, तो उस वजह से अगर रैली थी तो वो रैली अब थोड़ी सी शायद रिवर्स होगी। लेकिन मार्केट डे लो पर गया, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई वहाँ से। अब चलते हैं यतिन के पास और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है, फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, अंबुजा सीमेंट रिजल्ट्स के पहले काफ़ी सारे HNIs खरीदारी कर रहे हैं। एंटिसिपेशन ये है कि रिजल्ट्स ठीक ठाक रहने चाहिए, और उसके पहले लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक पे दिख रहा है। और डीलर्स को लगता है कि शायद BTST अगर इसके पोजिशनली या BTST इसका अगर हम ट्रेड करें तो शायद 435 से 440 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंडस टावर, और हमने देखा पिछले 2-3 दिन से आइडिया, वोडाफोन आइडिया में काफ़ी सारा ट्रैक्शन है, और डीलर्स इंडस टावर्स में भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तो FNO ट्रेंड्स के बेसिस पे डीलर्स को लगता है कि 178 से लेकर 180 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, तो दोनों ही इंडस टावर और अंबुजा सीमेंट में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, इंडस टावर और अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की सलाह डीलर्स दे रहे हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। BTST या STBT कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, बताइए कहाँ पर नजर? मेरा नजर है ICICI जनरल इंश्योरेंस पर, ट्रेड कर रहा है 1373 पर। मेरा लगता है कि टारगेट करीब 1400 के आसपास होने चाहिए। स्टॉप होगा 1362। ICICI जनरल इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड या जनरल इंश्योरेंस तेजी का ट्रेड। प्रशांत, आपका ट्रेड?
जी हर्षा जी, मुझे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के बाद एक रैली नजर आ रही है इंडियन होटल्स में, जो बिग क्वाली के लिए यूज कर सकते हैं करीबन, और एक गैप रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 390, और जो टारगेट में दिख रहा है वो होगा 370, 370 का। ओके, इंडियन होटल्स आपका 383 पे बाय है। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? बिल्कुल, तो वीरेंद्र मुझे लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे एक टेक्निकल फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ ये स्टॉक में हमने तेजी देखी, और जो नेक्स्ट लेवल्स बन रहे हैं वो 474 475 के बन रहे हैं। तो करंट लेवल से LIC हाउसिंग को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 453, टारगेट्स 475। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मानस, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। कॉल ठीक है आपकी, पर आ नहीं रही हमारे तक। जी, मैं समझ गया। तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और 615 के ऊपर अब निकला है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 620 का भाव चल रहा है, 614 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 633 के टारगेट सेट करने हैं। आपकी BTST STBT कॉल? ये एसटीबीटी कॉल रहेगी, जिसमें बंधन बैंक में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। सो प्राइमरली अगर विद इन द बैंकिंग स्पेस देखेंगे तो ऑलरेडी काफी वीकनेस ये स्टॉक में दिख रही है। जो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में पुल बैक मूव बैंक्स में आई है, उसमें भी ये स्टॉक में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आई थिंक वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। 218 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करने की सलाह रहेगी, 207 से 208 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए फिर BTST STBT कॉल्स हुई पूरी यहाँ पर। अब कुछ और स्टॉक्स को एड्रेस करते हैं। अच्छा, जो कल नंबर्स आने वाले थे उसमें हमने ज़्यादा स्टॉक्स एड्रेस किए नहीं थे। अगर मयूरेश हैं अभी भी हमारे साथ, मयूरेश, टाटा स्टील पर क्या व्यू बन रहा है? सिक्वेंशियली डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अनुज जी काफी ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बाकी के स्टील कंपनीज में भी देखा है, JSW हुआ, JSPL हुआ, JSW हुआ, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस विल रिमेन वेरी वेरी गुड। जो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, दैट शुड होल्ड अप वेरी वेरी स्टेडीली। जो इनपुट कॉस्ट थी वो थोड़ी आई थिंक बेटर हुई थी, इन द सेंस दैट इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन थोड़ा देखने मिला था। वो कुकिंग कोल कॉस्ट हुई, पेटकोक कॉस्ट हुई, आयरन ओर की कीमतें हुई। तो वहां से आई थिंक एक सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहना चाहिए। ओवरसीज ऑपरेशंस थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोइंग डिमांड, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो रेजोल्यूशंस भी बिल्टअप हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरसीज ऑपरेशंस, टाटा स्टील के केस में, आई थिंक वो एक अच्छी चीज हो सकती है, दैट मटीरियलाइजेस और डीलेवरेज कर सकती है बैलेंस शीट को अच्छा खासा। थोड़ी क्रूड की कीमतों में जो हमने इजाफा देखा है, आयरन ओर की कीमतों में जो इजाफा देखा है, क्या प्राइस पुश थ्रूज करेंगी कंपनीज? मोस्टली यस, to protect both their absolute number in terms of realization growth as well as margin performance as well. तो मेरे हिसाब से आई थिंक टाटा स्टील का एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस आना चाहिए कल के नतीजे। टाटा स्टील का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। और साथ ही यहाँ पर देखना ये होगा कि जो इन्होंने पोर्ट टैलबोट वाला इशू रिजॉल्व किया है, उससे आगे क्या फ़ायदे बनते दिखाई देंगे। हालांकि वो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रोड मैप कंपनी ने सामने रखा है। अच्छा मयूरेश, इन ऑटो कंपनियों में आपकी क्या राय रहेगी? M&M, आयशर, ये सारे काउंटर्स एक तरफा मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। TVS मोटर भी आज देखिए नंबर सॉलिड थे, लेकिन 1% नीचे है। अच्छे खासे चल चुके थे हर्षदा जी। आई थिंक इट इज अ रेगुलर केस इन माय ओपिनियन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स जो ट्रिगर बन के उभर के आएंगे ऑटो कंपनीज के लिए। एक, जो इनकी प्रोडक्ट स्वीट है, 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे मांग अच्छी खासी हो रही है। दूसरा, अगर आप देखें जो इनपुट कॉस्ट की मैं बात कर रहा था मारुति के केस में, इट प्लेस आउट फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। तो जितने इन्होंने हाइक्स लिए हैं मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे ख्याल से आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दोस हाइक्स आर लार्जली डन, और काफी इश्यूज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा हैव लार्जली डन एंड डस्टेड विद। थर्ड, जैसे फेस्टिविटीज बिगिन होंगी और जैसे अतीत कह रहे थे, एक पुश थ्रू होता है इन्वेंट्री डीलर एंड के ऊपर, और जैसे फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, जो ऑर्डर बैकलॉग्स हैं काफी कंपनीज के, काफी नए लॉन्चेस आएंगे बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट incentives and initiatives when it comes to policy making as well for buying an electric vehicle, ये भी आई थिंक एक सहारा देगी गोइंग फॉरवर्ड। और एक्सपेक्टेशंस है कि और बूस्ट होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग पॉइंट्स,
बैटरी रिलेटेड इश्यूज सो ऑन सो फॉर्थ। तो मुझे लगता है ये ट्रांजिशन फेज में है, सारी ऑटो कंपनीज बहुत खूब तरीके से मैनेज कर रही हैं दैट एंटायर ट्रांजिशन फ्रॉम पेट्रोल डीजल टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और ये सारे प्लेयर्स फोकस में रहेंगे। एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, तो मारुति हुआ, अशोक लेलैंड हुआ, ये सारी कंपनीज पे बिल्कुल बाय वॉच लिस्ट पे ध्यान देना चाहिए। और ऑटो एंसिलरीज को ना भूलें, क्योंकि दे विल आल्सो बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ओईएम से भी और रिप्लेसमेंट मार्केट। इस बीच बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ 10 मिनट दूर हैं आज के क्लोज से और डे लो से ठीक 20 पॉइंट दूर। इस समय निफ्टी 50 आपके सामने 19,084 के लेवल्स पर और निफ्टी बैंक 190 अंकों के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। तो थोड़ी सी जो उम्मीद थी कि शायद एक पॉजिटिव क्लोज आएगा अनुज, वो फिर से वाइप आउट होती हुई। बिल्कुल हर्षिता, और अब मैं एक चीज़ कहूँगा कि कल की स्ट्रैटेजी के बारे में देखिए, कोई भी पोजीशन अब आप कैरी ना करें। मैं कह रहा हूँ कोई भी टेम्पटेशन हो ना, ऐसी मार्केट में बहुत टेम्पटेशन होती है, दोनों तरफ की टेम्पटेशन होती है। लॉन्ग वालों को लगता है कि ये तो मार्केट ने फिर भी एक हाई लो प्रोटेक्ट कर लिया, शॉर्ट वालों को लगता है नहीं मार्केट तो कोलैप्स कर रहा है, आज क्यों अच्छे से फिर भी मार्केट नहीं चला। कुछ भी नहीं कर रहा मार्केट इस समय, एक डार्ट वाला गेम है इस समय। कोई पोजीशन ना कैरी करें, और उसके दो रीज़न है। एक, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और 2-3 बार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वालों जो सैंडविच सेशंस रहते हैं वो काफ़ी ख़राब रहते हैं। और दूसरा, कल एफओएमसी का आउटकम है, तो पोजिशनल कॉल अब आप सीधा थर्सडे को लेंगे। थर्सडे को मार्केट एक बार गैप अप गैप डाउन जो मर्जी करना मार्केट कर ले, उसके बाद इंट्राडे में ऑब्वियसली ट्रेड्स लेंगे, लेकिन वो कल एड्रेस करेंगे उसको फिर से, और मार्केट ओपनिंग के बाद उसके बाद ही एक फ्रेश व्यू बनाएंगे कि किस तरीके की ओपनिंग हो रही है। क्योंकि आज भी देखिए, आज ओपनिंग कहाँ हुई, गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा था हमको, तो इसके लिए वो कई बार आप वो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है। तो अभी कोई ट्रेड कैरी ना करें और कल सुबह फिर एक फ्रेश व्यू लेंगे यहाँ पर। तो कोई ट्रेड कैरी करने की सलाह नहीं है यहाँ पर। कल सुबह में देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट से क्या रुझान मिलते हैं, क्या कुछ साइंस मिलते हैं फेड की तरफ से, और ऑफ कोर्स अगला ट्रेड लिया जाएगा। वीरू, पोजिशनली कोई खास स्टॉक जिस पर आपकी नज़र? हर्षिता, अगर आप देखें, एक बार मैं ब्रेथ ही देख लेता हूँ हर्षिता। आई मीन हम हार्डली अभी थर्ड सेशन में है इस सीरीज़ के। जरा आज जब ये बाजार काफ़ी हद तक रेंज बाउंड में रहा, हालांकि अगर मैं ओपनिंग से बात करूँ तो ओपनिंग बहुत ऊपर की थी, हम काफ़ी नीचे सेटल हो रहे हैं, बट स्टिल अब आप ऑप्शन बेस हो रहे हैं। एक बार लेके आइए मार्केट ब्रेथ, लॉन्ग 85, शॉर्ट कवरिंग करीब 23 में, 62 में करीब शॉर्ट, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टेट्स और आएंगे, वो इंडिकेट करते हुए कि करीब 15 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। लॉन्ग थे 85 में। आइए देखते हैं लॉन्ग्स फिर भी कहाँ विजिबल थे। बहुत एफएमसीजी काउंटर्स में बहुत लॉन्ग थे। आज आप देखिए आरईसी पीएफसी का कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। एसबीआई लाइफ क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, जी एंटरटेनमेंट और पिडिलाइट लगभग 6.5% ऊपर, स्ट्रॉन्ग मूव। शॉर्ट कवरिंग सिटी यूनियन बैंक, अपोलो टायर्स, कैनफिन होम्स, डॉक्टर लाल पैथलैब और एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों ही स्टॉक्स आज स्ट्रॉन्ग रहे, स्टेबल रहे। बाकी शॉर्ट बिल्डअप किस में था? सिमेंस में एक कोलैप्स ऑलमोस्ट बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मेरे ख्याल से लास्ट साल भर की सबसे बड़ी अवधि जो इसने स्पेंड की, बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुथूट फाइनेंस, सर्व फार्मा, एमएनएम और आयशा मोटर्स, ये वो कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, उसमें इंटरग्लोब एविएशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और सिंजन, इन काउंटर्स में आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ जिनके लिए अच्छा सेशन रहा। सीमेंट के लिए फिर भी ठीक ठाक सेशन रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, चाहे वो डालमिया भारत हो गया, इनमें काफ़ी अच्छे खासे मूव थे। और एक एनबीएफसी स्पेस में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। और टाइटन 2.25% के मूव के साथ आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन ये दिन खराब रहा आज सीमेंट्स के लिए। माइनस इस क्लोजिंग को सीमेंट्स में आप कैसे रीड करेंगे? हालांकि लोअर शेडो वाइल्ड हो गई, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्व हो गया और एटलीस्ट वो जो मई 2012 का स्विंग लो था वो इसने सिक्योर कर लिया। आपकी राय इस क्लोजिंग पर? आपका टेक? नो ट्रेड व्यू, सिर्फ टेक। देखिए, सही है कि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए क्लियरिटी का। अगर 3420 के ऊपर जाएगा तभी खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। बिल्कुल। मिड कैप इंडेक्स में अभी भी हालांकि क्लोज ठीक ठाक है, 138 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हो रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, बैन की बात है, जहाँ तक आज सुबह से इंडिकेशन था कि जीएनएफसी शायद बैन में इंक्लूड हो जाएगा, और अब हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं 110% पोजीशनिंग हो चुकी है यहाँ पर, तो जीएनएफसी के बैन में जाने की तैयारी है। नॉर्मली जब स्टॉक बैन में जाता है तो अगले दिन थोड़ा गिरता है स्टॉक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आती है हर्षिता,
अगर आपके पोजीशनिंग है और आपका व्यू पॉजिटिव है तो अब आप, अगर आपको पता भी है कि कल गिरेगा स्टॉक लेकिन स्टॉक स्ट्रांग है तो आप कैसे उसको कवर करें, क्योंकि उसके बाद आप दोबारा नहीं ले पाएंगे, एक बार बैन में आ जाएगा। तो ये जैसे कहते हैं ना, ये भी हमने वैसे वायदा भी हमारे एफएनओ गुरुकुल में एड्रेस किया था कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई व्यू बन रहा है कि प्रशांत जी जीएनएफसी पर? जी अनुज जी, जीएनएफसी इनफैक्ट मेरे रडार पे था और मैं इसकी जो आज मूव आई है वो मैं ट्रैक कर रहा था। सिर्फ ओनली रीजन मैंने रेकमेंड नहीं किया, इसमें ऊपरी लेवल्स पे काफी सेलिंग आई है तो इसी वजह से मैंने ये रेकमेंड नहीं किया करीबन 700 के आसपास। तो मेरी सलाह होगी जिनके पास पोजीशन हो वो करीबन 680 से ट्रेल करे, बट मैं फ्रेश बाय रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक क्लियर कट जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं उस तरह का पैटर्न बन चुका है, तो इस पैटर्न के सामने मैं बाय रेकमेंड नहीं करूंगा। तो नो रिकमेंडेशंस फॉर बाय। अब देखते हैं ये सिचुएशन कैसे उभर कर आती है, कल के सत्र में ये बैन में जाता है या नहीं। फिलहाल इंडिकेशन तो वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स में आप देखिएगा बजाज फिनसर्व में एक मोमेंटम आता हुआ और HDFC लाइफ, JIC, ICICI लोम्बार्ड जैसे स्टॉक्स में रिकमेंडेशन आई थी। बजाज फिनसर्व कोई ट्रेड जाने से पहले रुचित? फ्रेश ट्रेड में यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन नो कल का फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अगर कल के फॉलोअप में 1600 के लेवल से स्टॉक क्रॉस करता है तो फिर एक अच्छा मूव नो कंटिन्यू स्टॉक में रहेगा। सो आई थिंक वेट करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग, एक फॉलोअप बाइंग अगर कल दिखती है तो फिर स्टॉक में एंट्री लें। जी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में जाके क्लोज हो रहा है ट्रेंड, और ट्रेंड की क्लोजिंग आ रही है आप समझ लीजिएगा कि 2163 पे, यानी जो बिग टिकट साइजेस स्टॉक्स हैं उनकी कैटेगरी में ट्रेंड एक बहुत अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, बैंक निफ्टी हालांकि कोलैप्स, मतलब आज अगर आप इंट्राडे हाई से देखें, जो अनुज भी कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी कि इट्स अ कोलैप्स एग्जैक्टली फ्रॉम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन जो काउंटर्स आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रिवर्सल देखे गए, और ये रिवर्सल कहाँ था? आईसीआईसीआई बैंक में देखिए, वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कल जो आपने इंट्राडे हाई क्रिएट किया था शॉर्ट कवरिंग वाले सेशन में, आपका हाई था 200 डे में, वहाँ बैंक निफ्टी ने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने एग्जैक्टली आज जो बैंक निफ्टी की इंट्राडे हाई ट्रैजेक्टरी थी वो रेप्लिका है आईसीआईसीआई बैंक का। निफ्टी बैंक का भी था 200 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका भी आज का जो हाईएस्ट क्लस्टर है वो 200 डे और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी आप एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म दोनों ही एवरेजेस को नहीं छू पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। डायरेक्टर साहब इसकी स्लाइड दिखाएंगे जरा डेरिवेटिव्स की, आज के इसके ओआई में क्या हुआ जरा देखना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी ही कैंडल, ठीक ऐसे ही कैंडल पिछले 4 इंस्टेंसेस में क्रिएट हो चुकी है। एक बार हल्का सा आईसीआईसीआई बैंक की स्टैट्स रखिएगा, मेरे ख्याल से हायर लेवल से स्टॉक में आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, डेलो की तरफ आईसीआईसीआई बैंक क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। चलते हैं भाषिता के पास, देखने के ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 14.4771, तो आज हायर लेवल से काफ़ी शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई है। हर्षता, ओवर टू यू। आप जी हाँ वीरू, ऊपरी लेवल से कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी हालत थोड़ी सी नरम पड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ ने पूरे दिन ग्राउंड को होल्ड किया, उसमें से इंश्योरेंस कंपनियां सबसे आगे रही हैं। चलिए फटाफट से आपको बता दें कि कहां पर मार्केट जाकर टिक रहा है। 64 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई देगी निफ्टी में 19,077 के आसपास, जहां पर आज का लो 19,064 था। साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी 42,830 के आसपास आता हुआ, इनफैक्ट ये डे लो के करीब ही जाकर टिक रहा है। मिड कैप्स की चाल थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दी, आज करीब 150 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दिया, लेकिन सेक्टोरली अगर आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स में कमजोरी, बैंकिंग काउंटर्स में कमजोरी, ऑटो काउंटर्स में लगातार तीसरे दिन कमजोरी का ही हाल बनता हुआ दिखाई दिया है। बस रियल एस्टेट एक पॉकेट था जहां पर कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिली है आज, तो वो एक पॉकेट जहां पर खरीदारी की पोजीशंस साफ बनती दिखाई दी। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो पिडिलाइट सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जहां पर आज बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला। 2800 के ऊपर के टारगेट्स गोल्डमैन दे रहा है, स्टॉक 6% भागा, तो ये एक मोमेंटम ट्रेड साबित हुआ है आज के लिए। इसके पीछे पीएफसी आरईसी में फिर खरीदारी लौटती हुई, कुछ ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिला। ये तेजी वाले एंड पर रहे हैं काउंटर्स। हालांकि यहाँ पर अगर आप सीमेंस का स्टॉक देखें, इंट्राडे 5% करेक्शन के बाद स्टॉक 3% के आसपास तक का क्लोज दिखाएगा। 3340 जहाँ पर खबर है कि सीमेंस एनर्जी जो कंपनी में करीब 24% हिस्सा रखती है, वो बेच सकती है पेरेंट को, और शायद डर यही है बाजार को कि वो सौदा
थोड़े से निचले लेवल्स पर होगा, तो वो स्टॉक आज थोड़े से प्रेशर में था, थोड़ा नर्वस था। अब आते हैं दिग्गजों में क्या कुछ हुआ है। और दिग्गजों में देखिए, एक तरफा खरीदारी HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे ट्रेड्स में। बाजार बंद होते होते बजाज फिनसर्व के काउंटर में हमने देखा तेजी बनती दिखाई दी, तो वो इंश्योरेंस प्लेस थी जहां पर तेजी रही। इनफैक्ट लगे हाथ ICICI लॉम्बार्ड भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि उधर भी एक रुझान खरीदारी का ही बनता दिखाई दिया है। रिजल्ट, रिएक्शन और कई अच्छे नतीजे आज दरअसल बाजार ने बस नजरअंदाज किए। TVS मोटर मिसाल के तौर पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, इस पर हम बातचीत भी कर रहे थे सुबह में, लेकिन स्टॉक थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट पूरा ऑटो स्पेस थोड़े से साइड लाइन्स पर बैठा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर और साथ ही साथ टाइटन का परफॉर्मेंस, क्योंकि ये टी फैक्टर टाटा ग्रुप के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया है। ट्रेंड करीब 2% ऊपर, टाटा कंज्यूमर नंबर से पहले 0.86% के गेन्स पर और टाइटन में करीब 2-2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। ऑफ कोर्स टाटा कंज्यूमर के नंबर्स का इंतजार है, भारतीय एयरटेल के नतीजे मेरे ख्याल में मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, उस सब पर नजरें रहेंगी। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, आप गौर करेंगे नैरो रहा है गैप तेजी और मंदी वाले ट्रेड्स में। गेनर्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि मिड कैप्स कुछ कंट्रोल में थे, लेकिन मंदी वाले ट्रेड्स आज भारी पड़ते हुए इंडेक्स पर सन फार्मा, M&M जैसे काउंटर्स, आयशर मोटर्स, LTI, माइंडट्री, ONGC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा बिकवाली बढ़ती हुई। इनफैक्ट आज रिलायंस और भारती में भी कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनी हैं। SBI लाइफ, टाइटन, HDFC लाइफ, कोटक की तरफ से एक अच्छा मूव आज के दिन आता हुआ नजर आया है। और वहीं आप देखिएगा BPCL जैसे ट्रेड्स में आज फिर मजबूती, NTPC थोड़ा से पॉजिटिव साइड पर बैठता हुआ दिखाई दिया है। ये कुल मिलाकर आज का हाल है मार्केट का। डे लो के से ज़्यादा दूर नहीं, 19,082 के आसपास फिलहाल मार्केट टिका है। 58 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक क्लियरली 200 पॉइंट गिरावट पर जाकर आज का दिन छोड़ता हुआ। चलिए फटाफट से देख लेते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच मुकाबले में टॉप ट्रेड्स क्या उभर कर आए। DCM श्रीराम मंदी की तरफ रखा था आशीष ने खराब नंबर्स पर, लेकिन PNG, ब्लू स्टार, DLF सब नंबर्स के बल पर तेजी वाले ट्रेड साबित हुए हैं आज। नीरज के आउट परफॉर्मर्स में DCX सिस्टम्स, मैंगलोर केमिकल, वेसुवियस, LT फूड्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में डिलीवर हुआ है। बिल्कुल, तो खैर आज एक और इनकी फिर एंड और कल इंटरेस्टिंग दिन, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे और निफ्टी की एक्सपायरी से पहले का दिन और FOMC, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है कल। वीरू बिल्कुल, मंगल को दंगल, बुध को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, 7 बजे मॉर्निंग कॉल, 8 बजे मुनाफे की तैयारी। पूरा पैनल करेगा आपसे बातचीत सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।